तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेसिप्रोकल क्रॉस वगैरह चीजों के बारे में बात की थी, है ना। तो मैंने कहा था कि यार दो चीजें हो सकती है हम लोग रेसिप्रोकल क्रॉस में। मैंने कहा कि देखो रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, जिसमें हम मेल और फीमेल, ये जो दोनों जेंडर्स है, उनको हम, है ना, मतलब अल्टरनेटली यूज करते हैं फॉर द टू डिफरेंट ट्रेड्स और क्रॉसेस करके देखते हैं। तो हमें ये देखा, मतलब मेंडेलियन क्रॉस जो होते हैं वो तो बिल्कुल वैसे क्रॉस है जो कि नॉर्मल है, कि बिल्कुल सेम रिजल्ट देते हैं, अब जेंडर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। देखो एक चीज मैंने बोली कि वो था एक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में हमने बात की। तो जब हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे, यहाँ ये पढ़ा था क्या हम लोगों ने बच्चों? कोई बोलो मेरे को। यस सर। अच्छा ठीक है। तो ये दो एक्सेप्शंस के बारे में हमने बात की होगी, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का और सेक्स लिंकेज वाला। मतलब रिजल्ट तभी वेरी हो सकते हैं जब कि सेक्स के ऊपर, मतलब सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट हो, या तो वो साइटोप्लाज्मिक। तो ये दोनों ही कंसेप्ट हम आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं। दोनों ही कंसेप्ट जो है, मतलब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एज वेल एज व्हाट द सेक्स लिंकेज, दोनों ही कंसेप्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें और क्लैरिटी आएगी। तो देखो हम लोग अब बात करते हैं पोस्ट मेंडेलियन या मॉडर्न जेनेटिक्स के बारे में। बच्चों पोस्ट मेंडेलियन का मतलब ही आप समझ लो कि यार, कि जो मेंडल के रेशियोज है उससे थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। देखो मेंडल का फिनोटिपिक रेशियो है 3:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, डायहाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1 ये रेशियो है, बराबर। होता क्या है कि जब हम लोग पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हमें ऐसे कुछ फिनोमेना देखने को मिलते हैं जिसमें हमें जो रेशियोज है ना, 9:3:3:1 ये चेंज होते हुए दिखाई देता है। मतलब फिनोटिपिक रेशियो जो है वो वेरी होगा। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो डेफिनेटली बेटा वेरी होगा। ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो बिल्कुल बदलता नहीं है, जो जो है वही रहेगा। तो उसमें हम दो प्रकार के जीन इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। एक क्या है ना, इसको बोलते हैं एलेलिक और वन जीन वाला इंटरेक्शन कहते हैं, और दूसरा है नॉन एलेलिक या टू जीन वाला इंटरेक्शन। ठीक है, एलेलिक और वन जीन इंटरेक्शन, नॉन एलेलिक टू जीन इंटरेक्शन। क्लियर है, आसान है, इजी है। देखो क्या फर्क पड़ेगा। एलेलिक मतलब एक ही जीन के, जो अभी तक मेंडल के पढ़े थे वो सारे एलेलिक इंटरेक्शन थे, है ना। मतलब एक जीन में दो अलील होते हैं और दोनों अलील एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक डोमिनेंट होगा एक रेसेसिव होगा, इस तरह से। ठीक है, सो एलिलिक या वन जीन का होता है इंट्राजेनिक, ऐसा हम लोग उसको टर्म यूज कर रहे हैं। क्या टर्म यूज कर रहे हैं प्यारे बच्चों? इंट्राजेनिक, है ना, इंट्राजेनिक। और दूसरा टर्म क्या है बच्चों? यहाँ पे देखो यार, बहुत आसान है रे। ठीक है, ये हो गया इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, और यहाँ पे आपको दिखाई देता है बच्चों, ये है इंटरजेनिक इंटरेक्शन। नॉर्मल है, बहुत आसान है। सो पहले हम लोग फोकस करेंगे इंट्राजेनिक इंटरेक्शन के ऊपर, और बाद में इंटरजेनिक इंटरेक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे। इंटरजेनिक में हम दो जीन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे वन जीन है, एक ही जीन के दो एलील के बीच में इंटरेक्शन, और यहाँ पे दो अलग अलग जीन के बीच का इंटरेक्शन हम लोग को पढ़ना है। इसीलिए इसको हम लोग नॉन एलिलिक इंटरेक्शन कहते हैं, क्योंकि तब हम लोग जीन को कंसिडर करते हैं। देखो, बिकॉज ऑल द इंटरेक्शंस अकर एट द प्रोडक्ट लेवल। अभी होता क्या है, हम लोग ये पढ़ते क्यों है कि हमें रिजल्ट देख के बाद में पता चलता है कि हम उसे क्या कहें, रिजल्ट कैसे आ रहा है। मान लेते एक ही जीन है तो एक ही कैरेक्टर आया, तो हम लोग समझ गए ठीक है ये एलिलिक इंटरेक्शन है। बट अगर सपोज दो जीन हमने यूज किया, दो दो जीन मिलकर के एक ही कैरेक्टर दे रहे हैं, तो यार हम लोग बोलेंगे यार एक ही है ना, यहाँ पे तो है ना, दो जीन मिलकर के, तो प्रोडक्ट लेवल पे हमें सारी चीजें समझ में आती है। कितना प्रोडक्ट आ रहा है, कितने जीन इन्वॉल्व हो रहे हैं, उससे कितना प्रोडक्ट आया, मतलब फिनोटाइप क्या आ रहा है, इससे हमें, है ना, सारी चीजों को समझ में आता है। ठीक है, तो ये इतना स्टेटमेंट मायने नहीं रखता अभी फिलहाल। सो देखो यहाँ पे जो भी इंटरेक्शन है, जीन इंटरेक्शन मॉडर्न जेनेटिक्स में, दे डिफर ओनली इन फिनोटिपिक रेशियो। मैंने जैसे बार बार बोला आपको, बट नॉट इन जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो वेरी नहीं करता, सिर्फ फिनोटिपिक रेशियो वेरी करता है। ठीक है, तो जो भी डेविएशंस हमको देखने को मिलते हैं फ्रॉम मेंडेलियन रेशियोज, वो सिर्फ फिनोटिपिक है। मतलब जीनोटिपिक हमेशा मोनोहाइब्रिड का 1:2:1 ही आएगा। ठीक है, ऑलवेज इट इज ओनली 1:2:1, दैट्स इट, है ना, उसके अलावा कुछ नहीं है।
तो बच्चों यहाँ नोटिस करते हैं ये वाला पोर्शन थोड़ा सा है ना, मतलब जो अपने 10th तक पढ़ा होता है, मे बी बहुत से बच्चों ने पढ़ा होता है जेनेटिक्स, उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस वगैरह थोड़ा थोड़ा बताया होता है, बट ये सब चीजें आपके लिए नहीं हो सकती है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑल वेरी केयरफुली। तो सबसे पहले हम लोग एलीलिक जीन इंटरेक्शन को फोकस करते हैं। एलीलिक जीन इंटरेक्शन में हम एक ही जीन के बारे में बात करें तो पहला जो डेविएशन है वो आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस से। अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस बच्चों यहाँ पे होता क्या है, देखो कंप्लीट डोमिनेंस मेंडल का लॉ है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक डोमिनेंट होता है, दूसरा रेसेसिव होता है, मतलब एक पूरी तरह से एक्सप्रेस होता है, एक एक्सप्रेस ही नहीं हो पाता, ये लॉ है ना, यही तो हमने पहले पढ़ा, मेंडल ने यही बताया। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आता है एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर। अब यार ये जो प्रॉब्लम है यार, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस। मतलब क्या है, देखो या तो फ्लावर बेटा रेड आना चाहिए या तो व्हाइट आना चाहिए, ये दो ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे। कब रेड होगा, जब कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। व्हाइट कब होगा, जब स्मॉल आर होगा। ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस, बराबर है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तीन कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं, तीन ट्रेट। एक क्या होता है, एक रेड है, ठीक है, और दूसरा वो जो पिंक फ्लावर आपको मिलेगा, और एक व्हाइट। मतलब यहाँ पे आया इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस। आपको समझ में आता है, मतलब कैपिटल आर रेड होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर है तो पिंक होगा, और स्मॉल आर है तो व्हाइट होगा। अरे यार ये गजब हो गया यार। तो ये तो डेफिनेटली वेरी कर रहा है, क्योंकि मेंडल ने जो कुछ लिया वो तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। यहाँ पे जो हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे बीच में आ गया बेटा इंटरमीडिएट ट्रेट। इसको समझना है, इसी को तो समझना है, ठीक है। तो लेट्स डू इट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो ये बेटा वेरिएशन है, तो ये कहाँ पे ढूंढा गया, किसने ढूंढा है, चलो हम लोग बात करते हैं। इट्स एन फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। इट इज डिस्कवर्ड बाय द कोरेंस। अब मजेदार बात ये है कि जिस कोरेंस ने ये लॉ बनाए हैं मेंडल्स के, उसी ने बेटा, है ना, ये भी ढूंढ लिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी, ठीक है। तो कार्ल कोरेंस जो है, उन्होंने मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock नाम का प्लांट है, मिराबिलिस जलापा, ठीक है। तो ये जो मिराबिलिस जलापा नाम का जो प्लांट है मेरे प्यारे बच्चों, इस प्लांट में उसने, है ना, उसको 4 o'clock प्लांट कहते हैं हम लोग। इस प्लांट में इस चीज की डिस्कवरी हुई है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। होता क्या है, चलो समझते हैं कंसेप्ट। फ्लावर कलर हैज अ इंटरमीडिएट ट्रेट एंड दैट इज पिंक। अब यहाँ पे पिंक कलर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फ्लावर कलर का कैरेक्टर लिया गया है और उसके 3 ट्रेट मौजूद है। मतलब मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, क्या अब मैं वो वर्ड यूज कर सकता हूँ, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोल सकता हूँ क्या? No, sir. कॉन्ट्रास्टिंग नहीं बोल सकता, क्योंकि अब यहाँ पे बीच में एक और आ गया, तो यहाँ आ गया इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस आपको देखने को मिलता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हम लोग करते क्या है, मतलब जो भी कोरेंस ने किया था, उसने एक रेड फ्लावर लिया, प्लांट लिया, और एक व्हाइट फ्लावर प्लांट लिया। रेड फ्लावर प्लांट कैपिटल आर है, होमोजाइगस डोमिनेंट, एंड व्हाइट फ्लावर इज व्हाट द होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। नाउ F1 जनरेशन हमको क्या मिलेगा, इसका आर वाला गैमेट आएगा, इसका स्मॉल आर वाला गैमेट आएगा, ठीक है। और ये दोनों गैमेट जब एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे तो यू विल गेट दिस वन, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये बच्चों अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस ये फ्लावर भी रेड होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। हमें जो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट मिलते हैं, सबके फ्लावर पिंक कलर के होंगे। नाउ दिस इज है ना, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द मेंडल। यस, पिंक फ्लावर। अब इसमें हुआ क्या, एक्चुअली हुआ यह है कि जो भी आर जीन है, चाहे कैपिटल आर हो चाहे स्मॉल आर हो, दोनों पार्शियली बेटा डोमिनेंट है। सिर्फ कैपिटल आर पार्शियली डोमिनेंट है, इसका मतलब पार्शियल एक्सप्रेशन हो रहा है। इट इज अ पार्शियल एक्सप्रेशन, समझ रहे हो कैसा एक्सप्रेशन है, पार्शियल एक्सप्रेशन, है ना। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि एक जन पूरी तरह से सप्रेस हो गया, एक जन पूरी तरह से डॉट, ऐसा नहीं है। रेड कलर का फ्लावर क्यों होगा, इसीलिए क्योंकि रेड कलर का पिगमेंट बहुत बनेगा। व्हाइट कलर का फ्लावर इसीलिए होगा क्योंकि रेड कलर का पिगमेंट बनेगा ही नहीं। ये दो है, कैपिटल आर विल प्रोड्यूस द रेड पिगमेंट्स, स्मॉल आर विल नॉट प्रोड्यूस द रेड पिगमेंट, इसीलिए व्हाइट और रेड फ्लावर आता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ समझने वाली बात यह है कि कैपिटल आर will not produce that much amount of the red pigment, ठीक है, because small r is also expressing। तो दोनों ही partial expression कर रहे हैं, इसीलिए बेटा दोनों ही, है ना, दब नहीं पाए हैं, ना कि कोई किसी को दबा नहीं पाया, इसीलिए ये थोड़ा थोड़ा उभर करके आ रहा है। कैपिटल आर जो है डोमिनेंस दिखा जरूर रहा है,
बट उतना फ्रिक्वेंट, उतने पावर से नहीं दिखा रहा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अब देखो इस भाई साहब ने सेल्फिंग कराया, F1 जनरेशन में जो कैपिटल आर स्मॉल आर मिला, मतलब दोनों जो पिंक प्लांट फ्लावर प्लांट मिले, उनका हमने सेल्फिंग कराया। और जैसे ही हमने इनका सेल्फिंग कराया प्यारे बच्चों, हुआ क्या, ये देखो आर कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसे हमें गैमेट मिले। और ये सारे गैमेट जब एक दूसरे से, है ना, फर्टिलाइजेशन करेंगे तो 4 प्रोबेबिलिटीज है बेटा। दिस इज द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी 1/4 कैपिटल आर, ये प्रोबेबिलिटी है बेटा 1/2 कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये प्रोबेबिलिटी है। तो हमें रेशियो मिला, फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला, 1:2:1। एक्चुअली मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या आता है, 3:1, आया ना डेविएशन। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आते हैं, फिनोटिपिक रेशियो जो हमको मिला है वो डेफिनेटली बेटा, है ना, 1:2:1 मिला इंस्टेड ऑफ द 3:1। जीनोटिपिक रेशियो तो बदलता नहीं, मैंने बोला है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो भी है वही रहेगा, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सल। ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशियो विल चेंज, 3:1 नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, देखो फिनोटिपिक रेशियो, एक और चीज देखो, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो आर सेम इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब जो फिनोटिपिक रेशियो वैसा ही जीनोटिपिक रेशियो आएगा, 1:2:1, दोनों रेशियो सेम है। आर यू श्योर एवरीवन गॉट इट? यस, Yes, sir. आसान है ये, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, नाउ अदर एग्जांपल्स इसके क्या है, देखो इसके एग्जांपल है जैसे कि स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर जैसे बोलते हैं ना, उसमें स्नैपड्रैगन प्लांट है, ये है एंथीरिनम मेजस बोलते हैं, ये भी बेटा क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें भी वही सेम चीज है, रेड पिंक और व्हाइट फ्लावर वाला ही कार्यक्रम है इसमें स्नैपड्रैगन में, यही इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। या तो दूसरा है एंडुलेशियन फाउल, फीदर कलर, एंडुलेशियन फाउल मतलब जो मुर्गी जैसे होते हैं, टर्कीज। ठीक है, तो एंडुलेशियन फाउल जो है, ठीक है, ये इनके जो फिदर कलर है बेटा, ये एक कैरेक्टर हमने लिया है, इसमें भी 3 कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं, ब्लैक कैपिटल बी, ब्लू कैपिटल बी स्मॉल बी, एंड व्हाइट स्मॉल बी। तो यहाँ पे आपको जब कैपिटल बी स्मॉल बी के केस में ब्लैक कलर नहीं मिल रहा है, ब्लू कलर मिल रहा है, तो इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है इन द एंडुलेशियन फाउल, है ना, दैट इज द फीदर कलर, ऑब्वियसली, यस, वेरी सिंपल, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कैसा एक्सप्रेशन है बेटा, पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ द एलील्स। नाउ यहाँ पे सबसे मजेदार जो केस हम लोग लेते हैं कि हम लोगों ने पी प्लांट के बारे में पढ़ा, हमने पी प्लांट का जो सीड है, उसके सीड के कैरेक्टर को मेंडल ने लिया था। 2 प्रकार के कैरेक्टर भाई ने लिए थे, राउंड सीड एंड द व्रिंकल्ड सीड, आपको पता है, बराबर, राउंड सीड एंड द विंकल सीड। अभी राउंड इज द डोमिनेंट एंड व्रिंकल्ड इज द रिसेसिव, यस एवरीवन, है ना, राउंड इज डोमिनेंट एंड, है ना, व्रिंकल। तो यहाँ पे 2 अलील है बच्चों, सीड शेप पे 2 अलील है, डोमिनेंट अलील और एक रिसेसिव अलील है। बट नाउ अंडरस्टैंड दिस, बड़ा ही ध्यान से चीज को देखना समझना, व्हाई द सीड इज राउंड एंड व्हाई द सीड इज व्रिंकल्ड, ये खोजबीन हमने की, इसको ढूंढने की कोशिश की, इसका मेटाबॉलिज्म समझने की कोशिश की, तो पता चला कि डोमिनेंट अलील जो है वो फॉर्म करते हैं एक एंजाइम। जब डोमिनेंट अलील होता है तो वो एक एंजाइम बनाता है, उस एंजाइम का नाम है बच्चों स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। उस एंजाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। ठीक है, इट फॉर्म्स दैट SBE, द स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। एवरीवन इज क्लियर? ठीक है, अब देखो यहाँ ऑस्मोसिस वाला पूरा फंडा आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, यस, यू नो, अब देखो जब स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बनता है तो क्या होता है कि जब इस सीड में जब स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बनता है तो क्या होगा कि स्टार्च बहुत ज्यादा बनने लग जाता है। शुगर जो है ना, जो भी बनता है फोटोसिंथेसिस का जो शुगर है वो, है ना, शुगर के फॉर्मेट में नहीं रह पाता, वो ग्लूकोज सारे कंबाइन करता है एंड द अमाउंट ऑफ द स्टार्च इंक्रीजेस बिकॉज स्टार्च के ब्रांचिंग बनते हैं, अमाइलोपेक्टिन, है ना, स्टार्च का बहुत ज्यादा ब्रांचिंग करते हैं और बहुत ज्यादा स्टार्च बन जाता है। अब जब देखो बहुत ज्यादा स्टार्च बनेगा तो शुगर की अमाउंट कम हो जाएगी, क्योंकि इसी शुगर से स्टार्च बनेगा। अब क्या होता है बेटा, हर एक सेल में सिर्फ स्टार्च है, तो स्टार्च है तो स्टार्च बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, वो एक सेल से दूसरे सेल में मूवमेंट नहीं कर पाता। तो एवरी सेल ऑफ द सीड, है ना,
उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबका बेटा बैलेंस रहता है हमेशा, किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज नहीं होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर तब चेंज होता है जब सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बदलता है। तो बच्चों क्या हो गया कि हर एक सेल में, सीड के हर एक सेल में, कोटिलेडॉन के हर एक सेल में स्टार्च का अमाउंट एक जैसा है, वो बदलता नहीं है। इसीलिए हर सेल में जो पानी है, वाटर भरा पड़ा है, वो बहुत एम्पल है, हर हर सेल इक्वली टर्जिड हो जाता है। इसीलिए पूरा का पूरा जो सीड है वो पूरी तरह से टर्जिड है। इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल रिमेन्स सेम एंड कांस्टेंट, and so that seed become round because every cell is a turgid in a equal amount। हर एक सेल में इक्वल अमाउंट ऑफ पानी भरा पड़ा, इसीलिए वो पूरा एक राउंड शेप ले लेता है सीड। ये हमने पढ़ा। कितने लोगों को समझ में आई बात? ठीक है। तो वाई द सीड इज राउंड? ओ सर, सीड राउंड इसीलिए होता है क्योंकि उसमें बड़े बड़े स्टार्च के ग्रेन्स बनते हैं। ओहो, बड़े बड़े स्टार्च के ग्रेन क्या करेंगे सर? वो सेल में फिक्स हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर क्या होगा सर? वो पानी है ना, वाटर, वाटर का मूवमेंट ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से होता है, बट सारे सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर इक्विलिब्रियम में आ जाता है, इसलिए हर सेल प्रॉपर टर्जिड हो जाता है ना। ऐसा नहीं हो रहा कि एक सेल में बहुत पानी भर गया, एक श्रिंक हो गया, ऐसा नहीं होता सर। सब सेल प्रॉपर है ना टर्जिडिटी में आ जाते हैं, इक्वल लेवल पे रहते हैं, या तो आइसोटोनिक हो जाते हैं। एंड सो दैट सीड बिकम्स राउंड। ओ ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा ही है सर। अच्छा, थैंक यू। फिर ऐसा क्या होगा जब रेसेसिव एलील होगा तो क्या होगा? सीड व्रिंकल क्यों होगा? नॉर्मल है ना सर। देखो उनमें क्या होता है, रेसेसिव एलील जो है ये एंजाइम ही नहीं बनाएगा। अच्छा, तो क्या होगा? अगर ये एंजाइम नहीं बने ना सर, तो स्टार्च का अमाउंट बढ़ेगा नहीं, स्टार्च कम रहेगा। तो क्या होगा सर? शुगर रहेगा यार। अब शुगर तो छोटा मॉलिक्यूल है, वो एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से तीसरे सेल में, जहां पे जिसकी जिधर रिक्वायरमेंट है वहां यूटिलाइज हो जाता है, चला जाएगा। एवरी सेल हैज द डिफरेंट अमाउंट ऑफ द शुगर, एवरी सेल। और हर एक, देखो जितना अगर शुगर का अमाउंट चेंज हो गया, हर एक सेल में वेरी कर रहा है, तो हर एक सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर भी वेरी करता है। और इसके वजह से किसी सेल का एंडोस्मोसिस होता है, किसी का एक्सोस्मोसिस होता है, तय नहीं है किसका क्या होगा। इसीलिए कुछ बेटा श्रिंक हो जाते हैं, कुछ ज्यादा ही टर्जिड हो जाते हैं, कुछ फ्लैसिड रहते हैं, और इस चक्कर में सेल का शेप जो है वो कभी आपको राउंड नहीं दिख पाता, क्योंकि सारे सेल में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर नहीं रह पाता, क्योंकि सारे सेल में इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर नहीं रह पाता। तो when there is a less amount of the starch and more sugar, the osmotic pressure of cells will be variable। तो वेरिएबल होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर वेरी करेंगे। ओहो ऐसा है सर। तो शुगर तो ऑस्मोटिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, वो रुकेगा नहीं, ऑस्मोसिस कराते रहेगा, एक सेल का ऑस्मोसिस दूसरे सेल का, ऐसे कराता रहेगा। इसीलिए कभी बेटा सीड जो है वो राउंड शेप का नहीं दिखेगा, सीड बिकम्स wrinkled बिकॉज एवरी सेल डू नॉट हैव द इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है भाई? अरे सब Yes, sir. समझे है ना? सर अब यार यहाँ पे ये सब क्यों बता रहे हो सर? ये भी तो आपके दिमाग में क्वेश्चन, ये सर क्यों बता रहे हो आप? ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना। बोलो, कुछ पूछना चाहते बच्चा? सर आप वो फिर से समझा सकते हैं? शुगर इज एक्टिवली ऑस्मोटिकली एक्टिव, उसके बाद? बिल्कुल, व्हाई नॉट। शुगर एक बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, it can be easily utilized by the cell first of all। second, it is transported from one cell to another cell by active transport। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर is directly proportional to the amount of solute in the solution। तो बेटा अगर सोल्यूट का अमाउंट मतलब शुगर का अमाउंट वेरी करेगा, तो हर एक सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर भी तो वेरी करेगा। यस और नो? यस ठीक है। हाँ, तो अगर ऐसा होता है तो हर सेल में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर नहीं रह पाएगा। दो सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो आपको तो पता होना चाहिए मोर ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब मोर सोल्यूट, मोर सोल्यूट मतलब ये सेल हो जाएगा हाइपरटोनिक, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब लेस सोल्यूट मतलब ये हो जाएगा बेटा हाइपोटोनिक। एंड ऑस्मोसिस ऑलवेज ऑकर्स फ्रॉम द हाइपो टू हाइपर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक। तो यहाँ पे
शुगर का अमाउंट वेरी कर रहा है, इसीलिए उसको बोल रहे हैं हम ऑस्मोटिकली एक्टिव है, क्योंकि सोल्यूट है यार, वेरी कर रहा है। क्लियर है क्या? बट ये बेटा है ना, ये हो जाता है चैप्टर वेरी, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना वो वाला चैप्टर में चले जाएंगे। तो उस कंसेप्ट को यहाँ पे अगर हम यूज करते हैं तो हमारा मेन इशू ये नहीं है अभी यहाँ पे, हमारा मेन इशू ये है कि स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बनता है या नहीं बनता, ये है ना, करेक्ट है कि नहीं? अरे ये पॉइंट है कि नहीं यार, एसबीई के बारे में है कि नहीं? डोमिनेंट एलील है तो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बनेगा, रेसेसिव एलील है तो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम ही नहीं बनेगा। अरे ऐसा है क्या सर? ओ, तो आगे तो ठीक है, आगे तो ठीक है। बट हमें एक चीज नोटिस की, क्या नोटिस की? देखो बड़ा ध्यान से देखना, कैरेक्टर लेते हैं हम लोग, कैरेक्टर है कि साइज ऑफ द स्टार्च ग्रैन्युल्स, सॉरी कैरेक्टर लेते हैं साइज, ये हमने ये ज्यादा खोजबीन करने में पता चला कि यार इसको अगर हम लेते हैं ना, चलो इसको हम फिनोटाइप मानते हैं, शेप ऑफ सीड को फिनोटाइप नहीं मानते, अभी क्या कर लेते हैं, साइज ऑफ स्टार्च ग्रैन्यूल जो है, ग्रेन्स जो है, उनको हम लोग एज अ फिनोटाइप मानते हैं। यस एवरीवन, फिनोटाइप ही बदल दिया। और ये करने पे हमें पता चला कि यार यहाँ पे तो 3 ट्रेड देखने को मिलते हैं। वो क्या है सर? जब कैपिटल बी होमोजाइगस होता है ना तो लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन्स बनते हैं। अच्छा, और जब कैपिटल बी स्मॉल बी होता है ना सर, तब है ना इंटरमीडिएट साइज, मतलब उनका साइज थोड़ा छोटा होता है। ओहो, और जो बेटा है ना सर स्मॉल बी होता है ना, तब तो बहुत छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बनते हैं क्योंकि शुगर ज्यादा होता है। अच्छा, मतलब ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है भाई। अरे हाँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं दिख रहा, यहाँ पे इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस आया है। कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है सर मीन्स इसमें साइज में वेरिएशंस होगा ना? किसमें? स्टार्च ग्रेन ना, हाँ यस सर। स्टार्च ग्रेन के साइज में वेरिएशन है। अल्दो डोमिनेंट एलील जो है वो क्या बनाता है, कौन सा एंजाइम बनाता है? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बनाता है। तो इस चक्कर में क्या है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, इसका मतलब है कि जब कैपिटल बी दोनों प्रेजेंट है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बनता है। बट जब एक बार ही कैपिटल बी प्रेजेंट है तो उस वक्त उतना स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम नहीं बन पाता जितना कि होमोजाइगस कंडीशन में बनेगा। और स्मॉल बी तो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बनाएगा ही नहीं। मतलब एसबीई का अमाउंट जो है वो वेरी करेगा और उसके वजह से स्टार्च ग्रेन का साइज भी वेरी करेगा। ओके सर, सो इट इज शोइंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बट व्हेन वी टेक द कैरेक्टर शेप ऑफ द सीड, तब क्या होता है? 2 ही ट्रेड देखने को मिलते हैं, या तो राउंड है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, और व्रिंकल्ड है कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, सो इट इज शोइंग द कंप्लीट डोमिनेंस। तो इस समय अगर हम फिनोटाइप ये लेते हैं तो कंप्लीट डोमिनेंस है। सर मुझे एक क्वेश्चन है कि जब इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन्स होते हैं तब सीड राउंड होता है क्या? तो आंसर है यस, क्योंकि तब स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बन तो रहा है। तो बेटा इन दोनों कंडीशंस में स्टार्च ग्रेन का साइज लार्ज भी रहा और स्टार्च ग्रेन इंटरमीडिएट भी रहा, तब भी बेटा सीड राउंड ही होता है। इस केस में सीड व्रिंकल्ड होगा, सिर्फ इस केस में। तो ये फिनोटाइप जब आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा यार कंप्लीट डोमिनेंस। बट अगर ये फिनोटाइप आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये तो मजेदार बात है सर, है ना? आप कुछ समझ रहे हो? सो ये डिपेंड करता है कि यार हम लोग क्या फिनोटाइप देखना चाहते हैं। मतलब एक ही जीन है जो अलग अलग प्रकार के फिनोटाइप दे सकता है। हाँ यस सर, एक जीन से अलग अलग प्रकार के, चाहे रिलेटेड फिनोटाइप हो, फिनोटाइप दोनों रिलेटेड ही है, इसके वजह से ये राउंड है। ठीक है ना? सो अलग अलग फिनोटाइप दे सकता है, इसी को हम प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। दिस कंसेप्ट वी आर गोइंग टू स्टडी, प्लियोट्रोपिक जीन। इसमें क्या बोलता है देखो, पी है, पी प्लांट है, उसका एक ही जीन है, बट वो जीन या तो वो सीड शेप की तरफ से भी देखे तो वही जीन है यार, और साइज ऑफ द स्टार्च ग्रेन के हिसाब से देखे तब भी वही जीन है, क्योंकि इसी के ऊपर, इसी कैरेक्टर के ऊपर ये वाला कैरेक्टर निर्भर है, डिपेंड है।
तो क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया? Yes, यस sir. यस, बहुत बढ़िया है। तो देखो प्लियोट्रोपिक जीन वाला कंसेप्ट आपको मैंने थोड़ा अच्छे से समझा, बट आगे हम लोग प्लियोट्रोपिक जीन वाला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। यहाँ हमारा फोकस सिर्फ एक चीज की तरफ है, वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरफ। तो एक और एग्जांपल मैंने पी प्लांट से दिया है, ठीक है। ये कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, ये वाला इनकम्प्लीट डोमिनेंस, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इज द एग्जांपल ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। कोई भी डाउट है पूछ लो। तो प्यारे बच्चों नोट करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, आंसर के साथ हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, मैं आंसर मिटा देता हूं बट आप फिर से आंसर बता देना, ठीक है। ओके, नो इश्यू इन दैट, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, प्योर रेड फ्लावर्ड, है ना। अब एम जलापा मतलब मिराबिलिस जलापा इज क्रॉस्ड विद द व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट, देन ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड एट F2 जनरेशन विल बी। अब देखो यहाँ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ये एक्चुअली AIPMT का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है। अब ये क्वेश्चन पूछा है, ये ऑब्वियसली इनकम्प्लीट डोमिनेंस इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना ये? ओके ना, उन्होंने पूछा ये, एक देखो, एक प्योर रेड है, मिलाबिलिस जलापा बोलते समझ जाओ कि यार ये तो है ना, एग्जाम्पल भाई कोरेंस का वही है, मिराबिलिस जलापा, ठीक है। और व्हाइट फ्लावर के साथ में क्रॉस किया है, प्लांट देन ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस। तो बेटा देखो ऑब्वियसली यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, उन्होंने दिया है पहला 90 यूनिफॉर्मली रेड एंड 30 व्हाइट, तो 3:1 रेशियो दिख रहा है। बट यूनिफॉर्मली रेड का मतलब है कि 3:1 में 3 रेशियो जो है वो यूनिफॉर्मली सारे रेड है ऐसा बोल रहा है, तो सारे तो रेड आते नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हमारे लिए जो सुटेबल आंसर यहाँ पे बच्चों वो है ये वाला 90 नॉन यूनिफॉर्मली रेड। नॉन यूनिफॉर्मली रेड का मतलब क्या है, इसमें रेशियो 1:2:1 है, कुछ प्रॉपरली रेड है और कुछ जो है वो पिंक है, इसीलिए नॉन यूनिफॉर्मली रेड ये हमें चुनना पड़ा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्मली रेड एंड 30 व्हाइट, नाउ दिस इज आवर आंसर। देखो ऑप्शन सी को देखो, ऑटोमेटिक रिजेक्ट होगा। 60 यूनिफॉर्मली रेड एंड 60 व्हाइट मतलब 1:1 रेशियो दिखा रहा है, ये तो यार इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो है ही नहीं, यस और नो, है ना। 1:1 रेशियो कहाँ पे आता है बच्चों, टेस्ट क्रॉस में, लास्ट क्लास में समझाया था मैंने, है ना, मोनोहाइब्रिड का 1:1 Yes, sir. रेशियो, हाँ ठीक है। अब बोल रहा है ऑल रेड एंड नो व्हाइट, तो यार ये तो गजब बात हो गई, ऐसा तो होता ही नहीं है, ऑल रेड नहीं आएंगे, F1 जनरेशन में ऑल पिंक आएंगे, ये सर नो व्हाइट ऑल पिंक। बट वो पूछ ही रहा है यहाँ पे F2 जनरेशन में, तो F2 जनरेशन में 1:2:1 रेशियो आएगा, 1 will be red, 2 will be pink and the 1 will be white, तो that is इट्स ये वाला ऑप्शन जो है सेटिस्फाई कर रहा है 90 नॉन यूनिफॉर्मली रेड, इसका मतलब है कि 1 will be red, 2 will be pink and 1 will be white, that is what the point in that ratio, you can get it, yes or no? Yes, पक्का sir. है, तो ये इस तरह से उसको समझना था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ देखो, what will be the F2 phenotypic ratio of a dihybrid in which one character shows complete dominance and other incomplete dominance? अब आप इसका जवाब बहुत जल्दी से क्विकली दे सकते हो, within 1 minute, बिना है ना कुछ ज्यादा सोचे समझे, क्योंकि आपको पता होगा ना ट्रिक। ट्रिक क्या है मैंने आपको लास्ट क्लास में 2 बार बताया था, एक और बार बता देता हूं। देखो, एनी पॉलीहाइब्रिड रेशियो is the product or multiple of its monohybrid ratios, ये है पॉइंट, करेक्ट है। आप कोई भी पॉलीहाइब्रिड रेशियो करना चाहते हो तो वो किसका प्रोडक्ट होता है, किसका मल्टीप्लिकेशन करने पे आता है, ठीक है, उसमें जितने भी मोनोहाइब्रिड रेशियोज है वो उसका। तो व्हाट विल बी द F2 phenotypic ratio of a dihybrid in which one character shows complete dominance and the other is incomplete dominance? तो ऑब्वियसली बड़ा ही आंसर आसान है, चलो बोलो फटाफट आंसर दो।
किसका आंसर आ रहा है? एनीवन? इसमें लॉ कौन सा है, कौन सा रूल है? गोल्डन रूल मैंने बता के रखा है, दिस इज गोल्डन रूल है, इसको भूलना मत, कभी नहीं भूलना। और रूल क्या है? एनी पॉलीहाइब्रिड रेशियो इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोनोहाइब्रिड रेशियोस। तो बेटा कंप्लीट डोमिनेंस रहा तो कौन सा रेशियो आता है? 3:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस रहा तो कौन सा रेशियो आता है? 1:2:1। करेक्ट है? अभी तो पढ़ा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो 1:2:1 आता है कि नहीं? यस सर। हाँ, और कंप्लीट डोमिनेंस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का फॉलो कर रहा है, तो क्या आएगा? ऑब्वियसली 3:1 आता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? डाइहाइब्रिड का रेशियो इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ द टू मोनोहाइब्रिड रेशियोस। तो बड़ा नॉर्मल है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखो, ये वाला हमने मान लिया ये कंप्लीट डोमिनेंस कर रहा है, और ये वाला मान लिया बेटा ये कर रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसका मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या आ जाएगा बेटा? 3:1, क्योंकि ये कंप्लीट डोमिनेंस फॉलो कर रहा है, जो कि मेंडल का लॉ है। और ये वाला जो है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इट विल गिव द 1:2:1। So dihybrid ratio will be 3:1 multiplied by 1:2:1. So you will get this ratio 3:6:3:1:2:1 instead of the 9:3:3:1. टोटल करो तो उतना ही आता है। देखो 6 और 3 9 हो गए, और ये 1 और 2 9 3 हो गए, तो 9:3:3:1 ही तो है। उतने ही मिले ना कॉम्बिनेशन से, सर नो? यस हाँ, सर। 16 ही कॉम्बिनेशन मिलते हैं ना यार डाइहाइब्रिड में। ठीक है, तो 16 तो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं ना, बट द रेशियो विल चेंज। व्हाई? बिकॉज एक जन फॉलो कर रहा है कंप्लीट डोमिनेंस और दूसरा फॉलो कर रहा है बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। कोई प्रॉब्लम है? पूछ लो। नहीं समझ सर में आप एक बार आया? वापस इसको एक्सप्लेन कर दो। बहुत आसान है। देखो, अगर मैं बोलता कि दोनों ही कंप्लीट डोमिनेंस करते तो रेशियो क्या आता? डायहाइब्रिड रेशियो क्या आता? फिनोटिपिक। कैपिटल ए स्मॉल ए ये भी बेटा एक दूसरे से कंप्लीट डोमिनेंस कर रहा है, मतलब मेंडल का लॉ। 3:1 तो ये अगर होता तो मतलब इसका भी 3:1 आता और इसका भी 3:1 आता। ठीक है, तो हमें रेशियो क्या मिलता भाई? ये मिलता, जो कि है ना मेंडल का लॉ है, मेंडेलियन रेशियो मिलता। बट अब देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेंडेलियन लॉ को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को, कंप्लीट डोमिनेंस। बट ये वाला जो अलील है, एलिलिक पेयर है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो कर रहा है। ऐसा हमें दिया गया है, कंडीशन दी गई है। तो हमें तो पता हो गया कि यार ये वाला जो होता है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए, डेफिनेटली इट शोज अ 3:1 रेशियो, 3:1 रेशियो। और जो कैपिटल बी स्मॉल बी है वो है बेटा 1:2:1 रेशियो। करेक्ट है ना? 3:1 एज वेल एज 1:2:1 रेशियो। अगर ऐसा दिखता है तो डेफिनेटली बेटा हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा रूल तो है भाई। रूल क्या है? रूल बड़ा ही सिंपल है बच्चों। द रूल इज वेरी सिंपली, है ना, the any polyhybrid ratio is the product of its monohybrid ratios। अभी उसमें जितने भी मोनोहाइब्रिड है उनके क्या क्या रेशियोज है वो हमें देखने हैं। अगर ये कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है तो डेफिनेटली, अगर मैं आपको बोलूं, देखो मैं आपको बोलता हूं कि ये देखो यहाँ पे है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। मैं बोल रहा हूँ कैपिटल ए कंप्लीट डोमिनेंस फॉलो कर रहा है, कैपिटल बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो कर रहा है, और बेटा कैपिटल सी भी कंप्लीट डोमिनेंस फॉलो कर रहा है। तो क्या रेशियो आएगा? क्या रेशियो आएगा? फेनोटिपिक रेशियो। सिंपल है, इसका रेशियो क्या आएगा? ये कंप्लीट डोमिनेंस है तो 3:1। ये क्या कर रहा है? 1:2:1। ये क्या कर रहा है? 3:1। तो दिस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इसका जो भी आएगा वो हमारा आंसर है। करेक्ट है क्या? यस सर। बहुत बढ़िया, लेट्स मूव अहेड। सर वो जो पहला क्वेश्चन था वो भी एक बार सोच। कौन सा बेटा? ये वाला? इसमें तो कुछ भी दिक्कत नहीं है बच्चा। उसमें बोल रहा है यूनिफॉर्मली रेड का मतलब है कि जब 3:1 आएगा ना, है ना, जब आप है ना डायहाइब्रिड मेंडल के हिसाब से देखोगे तो हमें 3:1 मिलेगा। तो ये तीनों प्रॉपरली रेड होंगे और ये व्हाइट होंगे। तो मैं तब बोलूंगा
सारे यूनिफॉर्म जैसे हैं, सारे रेड है प्रॉपर, तो मैं आंसर देता ये वाला 90 यूनिफॉर्मली रेड एंड 30 व्हाइट, तो ये आता कंप्लीट डोमिनेंस का आंसर, ये वाला पहला वाला। बट यहाँ पे यार इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, तो यहाँ पे वो रेशियो ही नहीं आता, यहाँ पे आता है 1:2:1। तो ये बेटा रेड है, ये पिंक है और ये व्हाइट है। मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि सारे प्लांट आपको रेड फ्लावर वाले दिख नहीं रहे हैं, कुछ रेड दिख रहे हैं, कुछ पिंक दिख रहे हैं। इसका मतलब इसको बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग कहा कि नॉन यूनिफॉर्मली रेड, सारे एक जैसे यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब आप जानते हो, स्कूल तो गए होंगे, कॉलेज में भी होता है यूनिफॉर्म, ठीक है। तो देखो नॉन यूनिफॉर्मली रेड का मतलब है कि सबने यूनिफॉर्म पहना जरूर है, 90 लोगों ने, ठीक है, बट है ना, हर एक का एकदम वैसा कलर नहीं है जैसा कि, है ना, जैसे कि 3:1 रेशियो में आता, वैसा तो बिल्कुल नहीं है। यस और नो? तो इट इज अ नॉन यूनिफॉर्मली रेड। पक्का? यस सर, समझ गया। बहुत बढ़िया। सो देखो बहुत ही आराम से ये चीजों को नोटिस करना है। अब उन्होंने यहाँ पे क्या किया इस क्वेश्चन में, एक्चुअली कंसेप्ट्स के ज्यादा वर्ड का खेल किया है, वर्डिंग, यू नो, इंग्लिश they are checking your English, है ना, so how you are well versed in English, है ना, so that is non uniformly। अच्छा यार क्या है देखो, तो that is the way they will ask, है ना, sometimes। so this is, तो देखो incomplete dominance is due to the quantitative character। quantitative character का क्या मतलब है, मैंने जैसे अभी बोला भी था कि रेड पिगमेंट, रेड कलर का पिगमेंट कितना बन रहा है इसके ऊपर डिपेंड है। दोनों ही जीन ने मिल करके बेटा, दोनों अलील ने रेड पिगमेंट बनाया तो एकदम डार्क रेड बनेगा। व्हाइट में तो दोनों ही नहीं बना रहे तो व्हाइट बनेगा। बट बेटा जब पिंक फ्लावर बन रहा है तो एक जन थोड़ा सा पिगमेंट बना रहा है, एक दूसरा नहीं बना पा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ पिगमेंट वेरी कर रहा है और इसके वजह से बेटा एक रेड दिख रहा है, एक पिंक दिख रहा है और एक जो है व्हाइट दिख रहा है। सो इसलिए इसको हम क्वांटिटेटिव कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। नाउ दूसरा एक बेटा फंडा देखना है, और वो फंडा है मेरे प्यारे बच्चों कोडोमिनेंस, ठीक है। अब देखो यार कोडोमिनेंस का क्या मतलब है, बड़ा ही सिंपल है यार, ये भी यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये भी प्रिंसिपल डोमिनेंस का, ठीक है। इसमें भी इंटरमीडिएट ट्रेट आता है, बट सर इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो बोथ अलील एक्सप्रेस कंप्लीटली इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब यहाँ पे देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मैंने एक चीज बताई थी कि दोनों अलील है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, बट दोनों पार्शियल एक्सप्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ही पार्शियली एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए पिंक आ रहा है। बट यहाँ पे क्या होता है, जो दोनों ही प्रेजेंट है ना एक साथ, वो दोनों एक साथ बेटा एक ही, है ना, अपना अपना एक्सप्रेशन दे रहे हैं, मतलब कोई भी दबता नहीं है और दोनों फुल एक्सप्रेस करते हैं। तो यार इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं तो एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो बोथ अलील एक्सप्रेस कंप्लीटली, सो बोथ अलील एक्सप्रेस कंप्लीटली, यहां देख सकते हो आप लोग ये वर्ड है कंप्लीटली इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी उसमें वो दोनों अलील एक साथ एक्सप्रेस करते हैं, राइट। नाउ सी, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कोट कलर इन कैटल, अब होता क्या है, कोट कलर इन कैटल हमें 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक होगा पूरी तरह से ब्लैक कलर का कैटल, पूरा ब्लैक। दूसरा होगा व्हाइट कलर का कैटल, कंप्लीट व्हाइट। बट आपको बीच में एक ऐसी चीज देखने को मिलेगी, ऐसे वाले। अब इसमें देखो ना ये ब्लैक है पूरा और ना ही व्हाइट है, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं और बढ़िया तरीका यूज करता हूं ताकि आप एकदम क्लियरली समझ जाओ। मान लेते हैं मैंने ले लिया होता, ये होता रेड कैटल, मतलब इसको हम लोग ऐसे लेते हैं, मान लेते हैं बेटा ये है रेड कैटल और ये है बेटा व्हाइट कैटल। अब हमने रेड और व्हाइट को क्रॉस करा दिया। अब देखो वो रेड ही आते तो हम लोग मानते कि ये कंप्लीट डोमिनेंस है, तो रेड तो आया नहीं, ठीक है, रेड तो आया नहीं। अब क्या हुआ, हम लोग अगर देखते कि रेड कैटल इज क्रॉस्ड विद द व्हाइट कैटल और हमें अगर पिंक कलर के कैटल मिलेंगे तो हम लोग बोलेंगे अरे ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। बट ऐसा भी नहीं होता, ना हमें रेड कलर के कैटल मिलते हैं तो ये तो कंप्लीट डोमिनेंस है नहीं, और ना ही हमें पिंक कलर के कैटल मिलते हैं, ये तो इसका मतलब बच्चों ये क्या है, ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी नहीं है। हमें क्या मिलता है, हमें ये मिलता है कि बीच बीच में रेड कलर के पैचेस मिलेंगे, बीच बीच में व्हाइट कलर के पैचेस मिलेंगे। मतलब है ना, इसके कुछ हेयर जो है रेड कलर के आ रहे हैं और कुछ हेयर व्हाइट कलर के आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ना, इसके टिश्यूज में जिसको जैसा मौका मिलता है वो अलील एक्सप्रेस हो रहा है।
कोई किसी को दबा नहीं पा रहा है, both of them are expressing in that animal. ठीक है, so if the both the alleles, if they are present and they are expressing together in that animal completely, it's called as the codominance. इसको कोडोमिनेंस कहते हैं। तो ये जो है कोट कलर इन कैटल, अभी देखो कोट कलर का मतलब क्या है, उन्होंने कोट नहीं पहना हुआ है और ना ही उनके स्किन का कलर है ये। कोट कलर का मतलब है उनके बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं उनका कलर, याद रखना है, ठीक है। सो बच्चों यहाँ नोटिस करते, कोट कलर इन कैटल तीन है, एक है ब्लैक, एक है रोवन और एक है व्हाइट। अब ये रोवन क्या है? रोवन का मतलब है मोजाइक पैटर्न बनता है, ब्लैक और व्हाइट के पैचेस आपको ऐसे बहुत सारे कैटल देखने को मिलेंगे बेटा, इवन डॉग्स में भी आपको ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, यू कैन सी। सो यहाँ पे नोटिस करो कि एक ब्लैक कलर का कैटल हमने लिया, क्रॉस्ड विद अ व्हाइट कैटल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो व्हाइट को मैंने स्मॉल बी नहीं लिखा है पहले से ही, देख रहा है क्या? यहाँ पे ऐसा नहीं किया हमने कैपिटल बी स्मॉल बी ऐसा लिया ही नहीं, बिकॉज नो वन इज रेसेसिव। पहली बात तो ये समझ लो, नो वन इज रेसेसिव, बोथ आर डोमिनेंट, दोनों ही अलील डोमिनेंट है, कोई किसी से दबता नहीं है। और जब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हमें F1 देखने को मिलता है, ठीक है, सर सो व्हाइट व्हेनेवर का यू, B2B2 कैसे मिला? क्या बेटा? सर व्हाइट में B2B2 और ब्लैक में B2B1 वो कैसे? B2B1 नहीं है, B1 ही है वो, ठीक है, ओके वन है यार, वो वन है, अभी उतना प्रिंटेड नहीं लिख सकते यार, है ना, खुद भी चलना, ठीक है। सो ब्लैक जो है वो B1 है। अच्छा चल ले भाई, तेरे लिए ये कर देते बाबा, वो एक्चुअली B1 है, ओके। ये देखो B1 है ना, BB है 1 और 2, करेक्ट है। सो B1 एंड B2 पक्का ना। अब यहाँ पे नोटिस करो बच्चों, B1 ब्लैक है और व्हाइट जो है B2 है, दोनों डोमिनेंट है। अब जब इनका F1 जनरेशन आया तो हमें मिला ना ही ब्लैक, ना ही व्हाइट और ना ही पिंक, मतलब इंटरमीडिएट नहीं मिला वो, जैसा इंटरमीडिएट आप मिक्सिंग वाला सोच रहे हो वैसा नहीं है ये, ठीक है। तो इट इज है ना, इट इज अ मोजाइक रोवन, इसको रोवन कलर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे B1 और B2 दोनों एक साथ जब प्रेजेंट थे तो उन्होंने एक ऐसा इंटरमीडिएट कैरेक्टर दिखाया जिसमें दोनों ही चीजें एक्सप्रेस हो रही है। अब जब हमने उसका सेल्फिंग किया, यहाँ देख सकते हो, व्हेन यू डू द सेल्फिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, B1 B2 एंड B1 B2। सो गैमेट्स देखो डेफिनेटली यहाँ B1 आया, B2 आया इसका, और इसके गैमेट 2 आ गए। आपको अभी गैमेट बनाने आते हैं, मैंने फॉर्मूला समझाया है। ऑब्वियसली बेटा हम लोगों को है ना 1 ब्लैक 2 बेटा रोवन और 1 व्हाइट मिलेगा। इन सेम मैनर ऑल्दो इट इज, बोलो, तो इन सेम मैनर यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो जो है अगेन 1:2:1 आ रहा है, बट इट इज नॉट 3:1 लाइक ए कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है। बट अगर हम कैरेक्टर को देखें, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को देखें, तो हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि ये है ना इंटरमीडिएट जो कैरेक्टर आया है वो ऐसे नहीं आया कि कोई पार्शियल एक्सप्रेस हो रहा है, ऐसे आ रहा है कि दोनों ही प्रॉपरली एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। सो 1 मिनट।
तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ नोटिस करते हम लोग कि थोड़ा पता नहीं क्या हुआ है, यहाँ पे काम चल रहा है बच्चों। आपको आवाज आ रही है क्या ज्यादा, है ना? हेलो So, no. हेलो, Yes, आप sir. डिस्टर्ब हो रहे हो क्या, ये मैं पूछ रहा हूँ, है ना? Sir, no. ओके तो देखो यहाँ पे हम लोग नोटिस करते हैं कि सेल्फिंग के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, तो जब हम लोग सेल्फिंग करते हैं तो हमें डेफिनेटली बेटा जो रिजल्ट आएगा, जो 1:2:1 रेशियो आएगा, फिनोटिपिक रेशियो जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो 1:2:1 ये रेशियो आ रहा है। बट देखो नोटिस करने वाली बात यह है कि जब हम लोग जीनोटिपिक रेशियो के बारे में बात करेंगे, व्हेनेवर टॉक अबाउट, वो तो चेंज होगा नहीं, बट रेशियो बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आ रहा है। तो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन ये है कि को डोमिनेंस में दोनों ही अलील पूरी तरह से एक्सप्रेस होते हैं, बोथ द अलील्स एक्सप्रेस इन कंप्लीट मैनर। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई एक, इसके बढ़िया एग्जांपल ये है, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ एग्जांपल दिख रहा है ए बी ब्लड ग्रुप का, जो हम लोग पढ़ते हैं ए बी ब्लड ग्रुप इन द ह्यूमंस। तो ह्यूमन के केस में जो ब्लड ग्रुप हमें देखने को मिलता है बेटा, वो है आपको IA IB। अब ये जो है डेफिनेटली AB ब्लड ग्रुप जो इंसानों में होता है, अब उसमें ए वाला IA अलील भी पूरी तरह से एक्सप्रेस हो रहा है, IB अलील भी पूरी तरह से एक्सप्रेस हो रहा है। और इसीलिए इंसान का जो ब्लड है AB, वो इसीलिए है क्योंकि A एंटीजन भी उसमें बन रहा है, B एंटीजन भी उसके RBC के ऊपर बन रहा है, इसीलिए। तो हम लोग ये वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स में अभी, ठीक है? तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे क्यों ये कोडोमिनेंस है। दूसरा, इवन हमारा MN ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है ह्यूमंस में, मतलब MN टाइप आपका ब्लड ग्रुप, इसमें भी वही पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पे LM और LN ये दो चीजें देखने को मिलती है हम लोगों को, LM एज वेल एज व्हाट द LN। अब LM और LN को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिस करने को मिलेगा कि जब यहाँ देखो ये M टाइप का ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है हमें, ठीक है? M टाइप क्यों? क्योंकि दोनों सेम होमोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पे हमें N टाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि M है या N है, यहाँ पे आता है हमारा MN टाइप। MN टाइप इसीलिए क्योंकि दोनों ही एंटीजन एक्सप्रेस होते हैं और दोनों ही एंटीजन हमारे RBC के ऊपर प्रेजेंट होंगे एट द सेम टाइम। तो MN है क्योंकि M भी कंप्लीटली एक्सप्रेस हो रहा है, N भी कंप्लीटली एक्सप्रेस हो रहा है, इसीलिए ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिकल सेल अनीमिया का। देखो हमारे ब्लड में देखो, अगर HbS और HbA हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है तो HbA तो नॉर्मल सेल बनाता है RBC के, पर HbS जो सिकल सेल बना लेता है। तो ऐसा होता है कि ब्लड ग्रुप में हम लोगों को बेटा, ब्लड में जो बंदा हेटेरोजाइगस है ना, उसके ब्लड में हमें डिस्क शेप प्रॉपर RBC भी देखने को मिलेंगे और बेटा सिकल शेप भी RBC देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक जन दूसरे को दबा दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। दोनों टाइप के शेप आपको RBC के देखने को मिलेंगे अगर वो पर्सन हेटेरोजाइगस है फॉर द सिकल सेल एनीमिया। तो ये जो कंडीशंस है, ये इसको समझ में आती है कि नो अलील इज पार्शियली एक्सप्रेसिंग एंड नो अलील इज रेसेसिव। ना कोई पार्शियली एक्सप्रेस हो रहा है और ना ही कोई रेसेसिव है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये है कोडोमिनेंस। आर यू श्योर? आर यू श्योर? Yes, sir. तो बच्चों यहाँ एक कंडीशन लेते हैं, देखो यहाँ क्वेश्चन है, और रोवन बुल इज क्रॉस्ड विद 3 काउ। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है? देखो, a roan bull is crossed with 3 cow, A, B and C, 3 cows है, where cow A is roan, cow B is black and cow C is white. Then what proportion of the roan offsprings will be obtained in these 3 crosses? ठीक है, तो हम लोगों को ढूंढना है कि यार रोवन ऑफस्प्रिंग्स हमको क्या मिलेंगे। मतलब पहला जो क्रॉस होगा रोवन के साथ में काउ ए का, रोवन के साथ में काउ बी का और रोवन के साथ में बेटा काउ सी का। तो बेटा हमें रोवन कितनी बार मिलेंगे? तो बेटा यहाँ पे आपको ये आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। देखो आंसर बड़ा ही सिंपल है, जब हम लोगों ने रोवन को व्हाइट के साथ क्रॉस किया, ठीक है, जो कि सी क्रॉस है, यहाँ पे देखो रोवन के साथ रोवन अगर आप क्रॉस कराओगे तो डेफिनेटली हमें 1:2:1 रेशियो मिलेगा, बराबर। रोवन के साथ रोवन, रोवन के साथ रोवन अगर आप क्रॉस कराओगे तो ऑब्वियसली 1:2:2 जो कि ए है, तो हमें 2 रोवन मिलेंगे।
ठीक है। दूसरा क्रॉस जो है बी का, बी इज ब्लैक, तो देखो रोहन को अगर ब्लैक के साथ क्रॉस कराते हैं, रोहन को अगर ब्लैक के साथ क्रॉस करें तो हमें 1:1 रेशियो मिलता है, रोहन और ब्लैक दोनों ही मिलेंगे हमें। तो ऑब्वियसली बेटा ये हो गया, मतलब देखो हेटेरोजाइगस को होमोजाइगस के साथ क्रॉस कराते हैं तो 1:1 आता है, ये मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लासेस में। यस सर। दोनों अगर हेटेरोजाइगस होते हैं तो 1:2 1:1 है ना, ये आता है। और जब अगर बेटा यहाँ पे भी वही चीज है बच्चों, फिर से हेटेरोजाइगस को होमोजाइगस के साथ क्रॉस करा रहे, व्हाइट है तो B2 है, तो बेटा फिर से 1:1 रेशियो आएगा। मतलब देखो हमें यहाँ पे एक रोवन मिलेगा, यहाँ पे 2 रोवन मिलेंगे और यहाँ पे एक रोवन मिलेगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा इसमें से, ABCD में से बी। ऑब्वियसली रिस्पेक्टिवली देखना है हमें आंसर, तो रिस्पेक्टिवली बेटा 2:1 ये वाला हमारा रेशियो आना चाहिए। तो दिस इज आवर आंसर। एवरीवन इज क्लियर? यस सर। बढ़िया है। सो ये रहा बेटा नॉर्मल सा पॉइंट, रोवन बुल इज अ क्रॉस विद द 3 काउ A, B एंड C, whereas काउ A इज रोवन, B इज, है ना, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। नाउ ये था बेटा एक कंसेप्ट जिसको हमने कोडोमिनेंस कहा। इसमें भी मेरे प्यारे बच्चों वो बात, वो स्टेटमेंट आता है जो कि मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बोला था, और वो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो आर सेम। करेक्ट है क्या, है ना बच्चों? फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो आर सेम। फर्क है क्या, देखो नहीं है। फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 है, जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 है। तो क्या बेटा आप मुझे ऐसे 3 क्रॉस बता सकते हो जिसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम होते हैं? तो आंसर है यस। पहला है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो 1:1 ही आता है। यस और नो? देख सकते हो आप, नोट्स Yes, उठा sir. करके देखो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 ही आता है, और इवन कोडोमिनेंस में बेटा फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 ही आता है। ठीक है। तो बच्चों अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं, आपने डायहाइब्रिड क्रॉस कराया, उस डायहाइब्रिड क्रॉस में एक एलिलिक पेयर कोडोमिनेंस दिखा रहा है और दूसरा एलिलिक पेयर बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है, तो उसका डायहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो क्या आ जाएगा? बाप रे क्या सन्नाटा है। क्वेश्चन नहीं समझा या फास्ट बोला है क्या है? सर क्वेश्चन Sir, रिपीट कर सकते question. अरे भाई सिंपल, मैंने कहा एक डायहाइब्रिड क्रॉस करा रहे हो आप लोग, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया था ना बच्चों, अरे यही क्वेश्चन तो फिर से बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा मैंने डायहाइब्रिड क्रॉस लिया, बराबर है। इसमें ये वाला अलील को डोमिनेंस शो कर रहा है, ये वाला अलील इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? सर 1:2:1 into 1:2:1। बस यही तो चाहिए, और क्या आएगा भाई, है ना। गोल्डन रूल हमें भूलना नहीं है यार, शॉर्ट ट्रिक हम लोग बोलते हैं। गोल्डन रूल सिंपल है, ऑल द पॉलीहाइब्रिड रेशियोज आर द प्रोडक्ट ऑफ देयर मोनोहाइब्रिड रेशियोज। ठीक है, सो 1:2:1 मल्टीप्लाइड बाय 1:2:1, यही रेशियो है ना, पक्का। सो ये नॉर्मल है, बहुत ही सिंपल चीज है बेटा जो हम लोग आराम से समझ सकते हैं। नाउ सी, अगर हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कर पाते हैं तो ही बेटा, है ना, हम लोग सक्सेसफुल होते हैं। और ये आसान है एक्चुअली, कोई बड़ी बात इसमें है ही नहीं, बस हमें पता होना चाहिए कि मोनोहाइब्रिड के रेशियोज क्या क्या है, इनकम्प्लीट का और इसका कंप्लीट का और कोडोमिनेंस का, दैट्स इट, उतना ही हमें पता होना चाहिए, और वो आसान भी है। कंप्लीट है तो 3:1 है, और इनकम्प्लीट है या कोडोमिनेंस है तो बेटा 1:2:1 है, इतना ही है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो देयर इज अनदर एलिलिक इंटरेक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है बच्चों मल्टीपल एलिलिज्म। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले एक क्लास में आपको बताया था कि अगर आपको मैं इन्हें बोला कि जाओ पॉपुलेशन में ढूंढ के आओ कि कितने लोगों की आंखें ब्लैक कलर की है, कितने लोगों की आंखें रेड कलर की है, ब्लू कलर की है, पिंक कलर की है, व्हाटएवर, ठीक है। तो बेटा आपको तो पता है यार, मतलब आई कलर इस कैरेक्टर के बहुत सारे ट्रेट आपको देखने को मिलेंगे, बराबर। मतलब ही आई कलर इस जीन के बहुत सारे बेटा अलील आपको पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं। मतलब मैं आपको सीधी बात बोलता हूं कि एक ही जीन के 2 से ज्यादा अलील हो सकते हैं, है कि नहीं? क्यों भाई?
हाँ या ना? यस सर। है कि नहीं? एक अलील के सिर्फ 2 ही अलील हो, ये जरूर, एक जीन के 2 ही अलील हो ये जरूरी नहीं है। वन अलील कैन हैव मोर देन 2 अलील, और जब ऐसा होता है तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसको मैं मल्टीपल एलिलिज्म कहता हूँ। क्या कहता हूँ इसे मैं? मल्टीपल एलिलिज्म। तो लेट्स अंडरस्टैंड प्रेजेंस ऑफ more than 2 allele of a character, presence of more than 2 allele of a character, ये जो है इसको ही हम लोग कह रहे हैं मल्टीपल एलिलिज्म, है ना? इसे हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा? मल्टीपल एलिलिज्म, क्योंकि यहाँ पे क्या है? मोर देन 2 allele। ओके, ठीक है। सो यू कैन सी हियर दैट मोर देन 2 allele of a character। अब ये आते कैसे है भाई? ये भी मैंने समझाया था। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन इज म्यूटेशन। देखो, जो वाइल्ड टाइप होता है उसमें म्यूटेशन होते हैं, और म्यूटेशन के वजह से ही नए नए अलील बेटा मार्केट में आते हैं, है ना? पहला वाला प्रोडक्ट आया कोलगेट, फिर उसके बाद में आया कोयला है, नमक है ना, तुलसी है, बराबर है, ऐसे ऐसे लाते चले जाते हैं। तो एक पहले आता है वाइल्ड टाइप, उसमें थोड़े थोड़े बदलाव होते हैं, उसको बोलते हैं म्यूटेशंस। नाउ ऑल अलील अराइज फ्रॉम म्यूटेशंस, ठीक है, एंड आर प्रेजेंट एंड ऑन अ सेम लोकस। अब देखो, वो सेम लोकस पे ही प्रेजेंट होंगे, वो अलग अलग लोकस पे होंगे नहीं। तो जितने भी म्यूटेशन हमको देखने को मिलते हैं वो एक ही लोकस पे है, तभी उसको हम उसी जीन का अलील मानते हैं। अरे लोकस बदल गया मतलब अलग जीन है भाई, ठीक है। सो सेम जीन मतलब सेम लोकस, ठीक है, और वही एक सेम लोकस अलग अलग प्रकार के ट्रेट आपको दिखाता है। तो देखो, यहाँ पे एक और बात, मजेदार बात बताता हूँ। क्या बेटा किसी एक ही इंसान में ब्लैक कलर का अलील, ब्लू कलर का अलील, ग्रीन कलर का अलील, ये सारे अलील आई कलर के एक ही इंसान में मिल सकते हैं क्या? नहीं, एक इंसान में सिर्फ 2 ही अलील मिल सकते हैं, बराबर। वन इंडिविजुअल कैन हैव ओनली 2 अलील ऑफ ए जीन। इसका मतलब अगर एक जीन के 10 अलील होंगे तो वो तो हमें पॉपुलेशन में ढूंढने पड़ेंगे यार, है कि नहीं? इसीलिए ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स है। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज इंपॉर्टेंट हियर, एसेंशियल है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्योंकि जब तक आप 10 इंसान या 100 इंसान या 1 लाख पर्सन को नहीं देख लेंगे, तब तक बेटा आप सारे अलील को कलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि है ना, कोई अलील, 2 अलील किसी एक इंसान में है तो कोई दूसरे अलील किसी दूसरे इंसान में है, ठीक है। सो ऑर्गेनिज्म में है, ये भी हम लोग बात कर सकते। तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज एसेंशियल टू स्टडी टू अंडरस्टैंड द मल्टीपल एलिलिज्म। करेक्ट है? पक्का ना? क्योंकि देखो, किसी एक इंसान का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, ठीक है, किसी एक इंसान का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है, और किसी दूसरे इंसान का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है। इसका मतलब बेटा कि जो अलील है ब्लड ग्रुप के, वो एक ही इंसान में तो नहीं मिलेंगे, सारे नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो वी हैव टू स्टडी द पॉपुलेशन। नाउ एवरी अलील इज नॉट परमानेंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। एवरी अलील इज नॉट परमानेंट। मान लेते हैं आज एक म्यूटेशन हुआ और एक ऐसा इंसान पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ जिसकी आंखें गोल्डन कलर की है, सोने की आंखें, बाप रे, सुपर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। एवरी अलील इज नॉट परमानेंट। अब वो बच्चा पैदा हुआ, उसकी आंखें गोल्डन आईज है, ठीक है। अब वो इंसान, वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 14 ईयर्स का हुआ, 15 ईयर्स का हुआ, 16 ईयर्स का हुआ, ठीक है। अब देखो यार, दुनिया में तो यार करोड़ों लोग हैं, और वो सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है पूरे दुनिया में जिसकी आंखें गोल्डन है, वो रेयरेस्ट है। अब वो लगभग 16-17 साल का था, एक्सीडेंट हुआ, उसकी डेथ हो गई। क्या बेटा वो अलील रहा? क्या वो डिटेक्टेबल है? बता सकते हो आप लोग, क्या वो अलील है? यस और नो, बोलो कुछ तो भी। नो सर। नहीं है। तो बेटा जितने भी म्यूटेंट आते हैं, जितने भी अलील आते हैं, सारे परमानेंट होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है। सो एवरी अलील इज नॉट परमानेंट, इसीलिए हम हर अलील को मान्यता नहीं देते। डोंट कंसिडर एवरी अलील। हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग ये देखते हैं कि उस अलील की फ्रीक्वेंसी कितनी है पॉपुलेशन में, ऐसे कितने लोग हैं जिनमें ये अलील हो सकता है। अगर आपने 1 लाख एक ऑर्गेनिज्म पकड़ लिए एक स्पीसीज के, तो उसमें कम से कम बेटा 1% पॉपुलेशन में वो अलील होना चाहिए, तभी हम मानते कि अरे भाई ये भी एक वेरिएशन मान लो। क्योंकि जो बहुत कम है ना, वो कभी भी खत्म हो सकता है, तो उसको हम जेनेटिक्स में कंसिडर नहीं करते, ठीक है। सो बाय दिस एवरी अलील इज नॉट परमानेंट, एवरी अलील इज नॉट परमानेंट।
बट इट शुड बी स्टेबल, अगर वो स्टेबल होना चाहिए, दैट इज हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.01। अगर उसके फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में 0.01, अब हम लोग हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तब आपको ये 0.01 में क्या बोल रहा हूँ आप समझ जाओगे, ठीक है। बट फिलहाल आप ये बात तो समझ सकते हो कि इट शुड बी प्रेजेंट इन मोर देन 1% पॉपुलेशन, मतलब आप सारे वेरिएशंस को अलील नहीं मानते, ठीक है। आप उन्हीं अलील्स को इंपॉर्टेंस देते हो, है ना, जिनका पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी 1% से ज्यादा हो, नहीं तो नहीं मानोगे, ठीक है। तो इट शुड बी प्रेजेंट इन मोर देन 1% पॉपुलेशन। 1% पॉपुलेशन जो होता है उससे ज्यादा लोगों में बेटा, ऑर्गेनिजम्स में वो एलील देखने को मिलना चाहिए, तो ही बेटा उसे हम लोग कहते हैं पक्का एलील, नहीं तो नहीं मानते। इतना क्लियर है? यस है ना, Yes, sir. क्योंकि ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स है। नाउ सपोज एन अलील कंसिडर्ड एज अ न्यू अलील व्हेन इट हैज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी 0.01, जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम 0.01 नहीं आ जाती तब तक हम लोग उस अलील को कंसिडर नहीं करते। ना ये चीज हम लोग हार्डी वेनबर्ग लॉ में पढ़ेंगे, जिसमें हम एलिलिक फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो राइट नाउ, हाँ बोलो। सर गोल्डन आई एलील भी पॉसिबल है? अरे मैंने एक एग्जांपल दिया यार, तो तुम लोग है ना इमोशन में बह जाते हो, ऐसे थोड़ी होता है ना, है ना, हो सकता है, पॉसिबल है, व्हाई नॉट। गोल्डन एल्गी पॉसिबल है तो गोल्डन आई क्यों नहीं है ना, है ना, आफ्टर ऑल इट इज अ पिगमेंट्स ना, बिल्कुल है। Yes, sir. हाँ तो देखो बस इतना है, वो वैसे कलर का वो है ना लेंस बना के लगा लेने का, दैट्स इट, बढ़िया। So an allele is considered as a new allele when it has a minimum frequency of the 0.01, बराबर, done. So we can have more than one dominant or recessive allele। देखो अब यहाँ पे मुद्दा आता है कि क्या 10 अलील है एक जीन के, तो क्या एक डोमिनेंट और बाकी सारे रेसेसिव है? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखो कोई भी दो अलील के बीच में कैसा भी रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। कोई कोडोमिनेंट शो कर रहे हैं, कोई डोमिनेंट रेसेसिव शो कर रहे हैं, कोई इनकम्प्लीट, ये सब रिलेशनशिप हो सकते हैं। सो वी कैन हैव मोर देन वन डोमिनेंट और रेसेसिव अलील। तो ये जो कोडोमिनेंस है ना, ये थोड़ा कॉमन है, जब हम मल्टीपल एलिलिज्म पढ़ते हैं तो कोडोमिनेंस इज अ कॉमन। तो अब देखो बेटा एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, फॉर्मूला है टोटल पॉसिबल जीनोटाइप। तो देखो बेटा पॉसिबल जीनोटाइप कितने हो सकते हैं, इसका फॉर्मूला है n multiplied by n+1 divided by 2। now we use this। अभी n क्या है, where n is equal to number of allele। मान लेते हैं यहाँ उदाहरण के तौर पे, है ना, जब हम लोग देखेंगे तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे n+1 divided by 2। now n is equal to number of allele है। चलो लेते हैं अभी जो कुछ एग्जांपल है, जैसे कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन, उसके 3 अलील होते हैं, तो कितने फेनोटाइप होंगे आप आराम से बता सकते हो कि नहीं? कितने फेनोटाइप होंगे? 3 × 3 + 1 divided by 2, बराबर है। हाउ मेनी विल बी द फेनोटाइप? तो यहाँ पे 6. देखो, और हाउ मेनी विल बी जीनोटाइप, ये वाली दो चीजें हैं, तो ऑब्वियसली 6 जीनोटाइप पॉसिबल है। बट फिनोटाइप बता पाना बड़ा मुश्किल है। हम लोग नंबर ऑफ फिनोटाइप के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते, हम जीनोटाइप के लिए बना सकते हैं। फिनोटाइप के लिए इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि दो अलील के बीच में इंटरेक्शंस क्या है, कौन डोमिनेंस फॉलो कर रहा है, कोई कोडोमिनेंस फॉलो कर रहा है, इससे वो वेरी कर जाता है। इसलिए फिनोटाइप का फॉर्मूला नहीं बन सकता, जीनोटाइप का बन सकता है। तो ये है टोटल पॉसिबल जीनोटाइप n multiplied by n+1 divided by 2। नाउ देखो सेल्फ कॉम्पिटिबिलिटी इन टोबैको, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इस चैप्टर में हम लोगों ने, है ना, सेल्फ स्टेरिलिटी जीन के बारे में थोड़ी बात बोली थी, है ना। उसमें भी 4 to 6 अलील होते हैं ना, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए। या तो कोट कलर इन रैबिट है जिसके 4 अलील होते हैं। ये वो देखो आई कलर इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला जो होता है फ्रूट फ्लाई, है ना, तो उसके बेटा 15 अलील होते हैं एक ही जीन के, 15 है ना, 15 अलील होते हैं। सो ये देखो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट हम लोग अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल लेंगे जो कि हमारे बेटा नीट के लिए बहुत जिम्मेदार है, क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल चीज है, बिल्कुल सिंपली आपको समझना है। एग्जाम्पल है बेटा ABO ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन, लेट्स अंडरस्टैंड दिस।
देखो ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इट इज डिस्कवर्ड बाय द लैंडस्टेनर, और पता है ना, ए और बी और ओ ऐसे तीन है ना टर्म्स है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। देखो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्पेसिफिक एंटीजन ऑन द आरबीसी सरफेस। तो हमारा जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट है उस हिसाब से हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा। इट्स अ सिंपल, ठीक है। अब देखो जो भी एंटीजेंस होते हैं, एंटीजेंस आर डेवलप्ड बाय द आई जीन। अब उस जीन को हम लोग आई बोलते हैं, आई जीन, ठीक है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उनको हम लोग बोलते हैं आइसो एग्लूटिनोजेन। जो भी एंटीजेंस होते हैं उनको हम लोग आइसो एग्लूटिनोजेन कहते हैं, ठीक है। देखो जब हमको अगर हमारा ब्लड ग्रुप पहचानना है तो हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी के साथ में उसको टेस्ट करते हैं, तो एक जगह वो क्लम्प हो जाएंगे, इसी को बोलते हैं एग्लूटिनेशन, बराबर है। तो वो सारे एक जैसे होंगे तो बेटा वो एक जगह है ना, इसीलिए उस एंटीजीन को हम आइसो एग्लूटिनोजेन जीन बोलते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट है बेटा जीन? हमारा जो 9th क्रोमोसोम है, 9वां क्रोमोसोम, हमारे पास 23 क्रोमोसोम है, आप जानते हो। 23 में से जो 9th क्रोमोसोम है उसके ऊपर बेटा हमारे ब्लड ग्रुप का जीन प्रेजेंट है, उसका लोकस, उसका लोसा है 9th क्रोमोसोम के ऊपर है। इज इट क्लियर? देखो आपने ब्लड के बारे में पढ़ा होगा, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर, उसमें भी आपने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा। बट यहाँ पे हम लोग ब्लड ग्रुप सिस्टम के जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये बात बिल्कुल भूलना मत। आर यू श्योर बच्चों? क्लियर है क्या रे? यस है सर। ना, 9th क्रोमोसोम है ना, आई जीन, आइसो एग्लूटिनोजीन, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो आई जीन हैव 3 अलील, 3 प्रकार के अलील है बेटा। कौन कौन से हैं? देखो 3 कौन से हैं। एक होता है आई ए जो कि डोमिनेंट है, ये क्या करता है, इट फॉर्म ए टाइप ऑफ एंटीजन। आई बी ये भी डोमिनेंट है, इट फॉर्म द बी टाइप ऑफ एंटीजन। ये देखो यहाँ पे ये हो गया। और तीसरा क्या है बेटा, आई ओ या स्मॉल आई लिखते हैं, ठीक है, ये रेसेसिव है भाई, ठीक है। इट फॉर्म नो एंटीजन, कोई एंटीजन ही नहीं बनाता यार, गजब बात हो गई। नो एंटीजन, इट विल नॉट फॉर्म एनी एंटीजन। इज इट क्लियर? यहाँ पे 3 ही अलील है यार। तो बच्चों ये बता सकते हो ना आप लोग, देखो यहाँ पे मैंने समझने के लिए ये बताया है कि ये आरबीसी, देखो ये जो आरबीसी है जिस भी इंसान का होगा, है ना, ये ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान का आरबीसी है। इसका मतलब इसके आरबीसी के ऊपर ए नाम का एंटीजन मौजूद है, इसलिए ए ब्लड ग्रुप है। जिस इंसान का बी ब्लड ग्रुप है बच्चों, डेफिनेटली है ना, बी ब्लड ग्रुप का इसका मतलब है इसके ऊपर बी एंटीजन मौजूद है, इसलिए बी ब्लड ग्रुप का है। अब जो बंदा देखो जिसके आरबीसी के ऊपर यार दोनों ही एंटीजन होंगे, ए एंटीजन भी बनता है बी ऑल्सो बनता है, तो वो है ए बी एंटीजन। तो यही तो कोडोमिनेंस है ना, ए बी को सप्रेस कर रहा है ना बी वाला जीन ए को सप्रेस कर रहा है, दोनों अपना पूरा एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो इसीलिए ब्लड ग्रुप ए बी है। और देखो यार यहाँ पे मजेदार बात ये होती कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसके ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता, नो एंटीजन, मतलब आइसो एग्लूटिनोजन नहीं है। देखो ये बहुत ही इंटरनल बात है, मतलब एच एंटीजन मौजूद होता है, एच नाम का एंटीजन मौजूद होता है। एक्चुअली वो सारे ही सबके आरबीसी के ऊपर होता है, ओ पे है, ए बी पे है, बी पे है, ए पे है। ये जो आई जीन है इस एच को मॉडिफाई करता है, मॉडिफायर है। मतलब अगर आई ए जीन रहा तो एच विल बी मॉडिफाइड इनटू द ए, H will be modified into the B if the IB is present. If both are the present, some H are modified into the A, some H antigens are modified into the B. और O ब्लड ग्रुप में वो H एंटीजन मॉडिफाई ही नहीं होता, जैसे कि वैसे रह जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा डीप कंसेप्ट है, नहीं तो नॉर्मल कंसेप्ट है कि नो एंटीजन ऑन दी, नो एंटीजन मतलब जो इस कंसेप्ट में एबीओ ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन है वो एंटीजन डेफिनेटली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा ऑन द ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। क्लियर है क्या बच्चों? अरे समझ रहे यस हो, सर। आसान है। नाउ इसके जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं, इसके ऊपर ए एंटीजन क्यों है। नाउ सपोज ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे ऑब्वियसली आपने बताया कि ये अगर फॉर्मूला हमने यूज किया, दिस फॉर्मूला इफ वी यूज, तो 3 अलील है तो 6 जीनोटाइप पॉसिबल है, 3 into 3 plus 1 डिवाइडेड बाय 2 बराबर है।
तो बेटा 6 जीनोटाइप पॉसिबल है ना, टोटल पॉसिबल जीनोटाइप का फॉर्मूला ये, नंबर ऑफ एलील 3 है, तो 6 जीनोटाइप पॉसिबल है। कौन कौन से बच्चों देख लो, ये वाला है IA, फिर है IA, फिर है IA, फिर IB, IO, डन। तो ये 6 जीनोटाइप बेटा, 6 पॉसिबल जीनोटाइप हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम लोग इवन जैसे गैमिट बनाए थे वैसे ही जीनोटाइप बना सकते हैं हम लोग, है कि नहीं, आराम से, फोर्क लाइन मेथड से। नाउ देखो दो ही है ना, बट 4 ही प्रकार के बेटा फिनोटाइप है। देयर आर ओनली 4 फिनोटाइप। अच्छा, कौन कौन से हैं सर? या तो ए ब्लड ग्रुप होता है, या बी ब्लड ग्रुप होता है, या ए बी होता है, या ओ ब्लड ग्रुप होता है। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ए ब्लड ग्रुप किसका होगा? जिसका जीनोटाइप IA है, या तो IAIO। क्यों? क्योंकि IO इज रेसेसिव। जब बी ब्लड ग्रुप किसका होगा? जिसका जीनोटाइप IBIO हो या IBIB हो, तो उसका बी ब्लड ग्रुप होगा। ए बी ब्लड ग्रुप किसका होगा? तो जिसके जीनोटाइप में IAIB ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, और यही हमारा कोडोमिनेंस का एग्जांपल भी है। दिस इज अ कोडोमिनेंस। और देखो ओ ब्लड ग्रुप किसका होगा? जिसका IOIO ये वाला जीनोटाइप हो। दैट्स इट, यस और नो? तो 6 जीनोटाइप एंड 4 फिनोटाइप ये है। नाउ देखो, अगर हम एंटीजन के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, तो जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें ए टाइप का एंटीजन बनता है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसमें बी टाइप एंटीजन बनता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है बेटा उसमें दोनों टाइप के एंटीजन बनते हैं, और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं बनता। इन सेम वे, ठीक है, एंटीबॉडी क्या चीज है? देखो, अगर हम लोग ये कंसेप्ट देखते हैं, मान लेते हैं ये एक पर्सन है, इसको मैं मिटा देता हूं। लेट्स डू इट अगेन। देखो बेटा, ये पर्सन है, ये ए नाम का पर्सन है और ये बी नाम का पर्सन है। दो पर्सन है, दोनों एक दूसरे के फ्रेंड है। ए नाम के पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, मतलब उसके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है। बी नाम का पर्सन बी है, मतलब उसके आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है। ए को बेटा क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ, बहुत ब्लीडिंग हुआ। बी ने उसको लेके जाके है ना डाल दिया हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने बोला यार इसका बहुत खून बह चुका है ना। ठीक है, तो बी ने बोला यार बी है ना डॉक्टर साहब इसको कैसे बचा लो, ये तो मेरा दोस्त है, मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। तो बोले जान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्लड दे दे तेरा। अब ये हुआ कि बी ब्लड ग्रुप है इसका यार, मान लेते इसने ब्लड दे दिया तो होगा क्या? व्हाट विल हैपन? चलो, इसने इसको ब्लड दे दिया, तो ये आ गए इसके है ना WBC बी एंटीजन लेकर के लिए। अब ये एंटीजन इस बंदे के लिए है, खुद के लिए कोई एंटीजन थोड़ी होता है, वो तो है ना जो है वो है। तो ये जो बी है ये बेटा उसके लिए फॉरेन पार्टिकल हो गया यार, इस पर्सन के लिए, चाहे दोस्त का ब्लड क्यों ना है बट है ना मेटाबॉलिज्म तो अलग है ना। तो ये देखो है ना, ये बी एंटीजन लेके पहुंच गया। अब मामला आता है कि इसके WBC आते हैं, बोले यार ये कौन आया, देखो तो इसको चेक करो कौन है, परदेसी दिख रहा है, वीजा है क्या, सब पासपोर्ट है क्या, सब चेक किया जाएगा ना। ये लोग आएंगे देखेंगे अरे ये तो अलग दिख रहा है भाई, अपने इलाका के नहीं है, बस इसको अभी मारो। तो दिस WBC विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडी बी। अब ये एंटीबॉडी बी जाएंगे और इन सबको क्लम्प करके एक जगह जमा करेंगे और मार देंगे, खा जाएंगे सीधा। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है बेटा? तो ए ब्लड ग्रुप वाला कैन प्रोड्यूस द एंटीबॉडी बी, करेक्ट है क्या? बट एंटीबॉडी ए प्रोड्यूस करेगा क्या? खुद के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा क्या? नहीं बनती। एंटीबॉडी इसका मतलब दूसरे बॉडी वाले के है ना अगेंस्ट कुछ प्रोड्यूस होगा। तो इसीलिए ये कंसेप्ट को ध्यान से समझो, जो ए टाइप का ब्लड ग्रुप है वो बी एंटीबॉडी बनाएगा। किसी के बॉडी में एंटीबॉडी नहीं होती, वो तब बनती है जब कहीं एंटीजन आ जाए। तो ए एंटीजन है बट बी एंटीबॉडी बनाएगा। वैसे बी टाइप वाला ए एंटीबॉडी बना सकता है, बट बेटा जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, मान लेते हैं ये जो लड़का है इसका ब्लड ग्रुप ए बी होता, तो इसके WBC को तो पता होता, ये भी अपना ही एंटीजन है, ये भी अपना ही एंटीजन है। ये इसको देखते आते, वीजा चेक करते, भाई ये तो अपना है, भाई ये तो अपना ही एरिया का है। ऐसा बंदे अपने घर में भी रहते हैं, तो ये अपना है, चलो एक्सेप्ट कर लो। सो
AB blood group will not produce any type of the antibody, not A, not B. Yes or no? That's it. अब बेटा मजेदार बात यह है कि जो O ब्लड ग्रुप वाला है वो दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, बोथ द टाइप्स, A एज वेल एज B, क्योंकि उसके आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, उसके लिए तो सब कुछ फॉरेन पार्टिकल है। यस और नो? पक्का है? कोई कंफ्यूजन है क्या? एवरीवन इज क्लियर? यस सर। यस, बिल्कुल बढ़िया है। तो यहाँ पे बेटा मैंने एक सिंपल डायग्राम बनाई है ताकि आपको चीजें समझ में आए। क्या है डायग्राम? चलो देख लेते हैं। देखो, ए पर्सन कैन गिव ब्लड ग्रुप टू इटसेल्फ, वो ए पर्सन अपने आप को ब्लड दे सकता है। ओ कैन गिव द ब्लड टू इटसेल्फ, बी कैन गिव द ब्लड टू इटसेल्फ, और ए बी पर्सन कैन ब्लड गिव टू ए, मतलब ए बी को ए बी, ए को ए, ये तो बिल्कुल आसान पॉसिबल है। बट इस ग्राफ को अगर आप समझोगे तो ए बी ये ब्लड ग्रुप ऐसा है जिस, ठीक है, ए से भी ब्लड मिल सकता है, ओ से भी ब्लड मिल सकता है, और बी से भी, मतलब ये किसी के भी अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। इसीलिए ये क्या है? यूनिवर्सल रिसीवर है, सबका ब्लड ले लेगा ये, क्योंकि सब है इसके पास। ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी, ओ तो कोई एंटीजन ही नहीं बनाता, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर इफ यू सी दैट द ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को आप देखोगे तो ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन का प्रॉब्लम क्या है? वो देखो, इसको भी ब्लड दे सकता है, ए को भी ब्लड दे सकता है, बी को भी ब्लड दे सकता है, बट वो सिर्फ बेटा है ना, मतलब वो सबको ब्लड दे सकता है, ए को, ए बी को, ओ को, ए, है ना, सब। बट बेटा ये वो है ना, इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। सो इट्स कॉल्ड एज द यूनिवर्सल डोनर। इट्स अ सिंपल टर्मिनोलॉजी, ठीक है। नॉर्मल देखो, अब हमें एक और कंसेप्ट को समझना है ताकि हम लोग ये वाला जो ब्लॉक है ना इसको समझ सके, ठीक है। वैसे भी आप लोगों ने ये पढ़ा है, ठीक है, बस मैं रिपीट कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। देखो, आरएच फैक्टर वाला कंसेप्ट है। आरएच फैक्टर वाला क्या कंसेप्ट है कि आरबीसीज के ऊपर, है ना, ये अलग ब्लड ग्रुप सिस्टम है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक जीन होता है जो कि डी एंटीजन बनाता है, जिसको हम आरएच एंटीजन बोलते हैं या डी एंटीजन बोलते हैं। मतलब अगर किसी के भी ब्लड ग्रुप आरबीसी के ऊपर डी एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको हम आरएच पॉजिटिव कहते हैं, और अगर बेटा डी एंटीजन अब्सेंट है, नो डी एंटीजन, सो इट इज आरएच नेगेटिव, करेक्ट है ना। यहाँ पे कुछ केसेस मैंने ली है, जैसे कि देखो, ये एक आरबीसी आपके सामने है, इस आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन भी मौजूद है और डी एंटीजन भी मौजूद है, इसीलिए इसको मैं ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोलता हूं, ठीक है, इसे मैं ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहता हूं, ठीक है। उसके साथ साथ बेटा ये वाला देखो, इस सेल को देखोगे ना, इस आरबीसी के ऊपर ना ही ए एंटीजन है, ना ही बी एंटीजन है, ना ही बेटा डी एंटीजन है, तो ये मेरे लिए हो गया ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। मतलब इस सेल के अगेंस्ट, इसके आरबीसी के अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी नहीं बना सकता, ठीक है, बराबर है। नाउ अगेन नोटिस करो कि यहाँ देखो ओ पॉजिटिव है का मतलब क्या है, इसमें ए एंटीजन नहीं है, बी एंटीजन नहीं है, बट डी एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये है ओ पॉजिटिव। सो यहाँ पे हम लोगों को ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि जब भी सपोज ये मान लेते हैं ए बी नेगेटिव है, ये ए बी नेगेटिव है, अब आपने मान लिया ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, दे दो सबको, सबको दे दो, और आपने ऐसे पर्सन को ओ ब्लड ग्रुप दिया जो कि ए बी नेगेटिव है और ये ओ पॉजिटिव है, ये ओ पॉजिटिव है, ये ए बी नेगेटिव है, आपने क्या किया, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव को दे दिया, क्योंकि आपने पढ़ के रखा था किताब में, क्या पढ़ा था, ए बी ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, दे दो भाई, ये आपने किया। बट व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली बेटा इसका ब्लड ग्रुप, ये जो पर्सन है इसका ब्लड ग्रुप ए एंटीबॉडी तो नहीं बनाएगा, बी एंटीबॉडी भी नहीं बनाएगा, बट वो क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस द एंटीबॉडी डी। ओ माय गॉड, तब भी बेटा ब्लड क्लम्पिंग करेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? यस सर। तो बेटा फिर हम लोग यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसको बोलेंगे, उसको किसको बोलेंगे जो ए बी पॉजिटिव है, जिसके ऊपर ए एंटीजन, बी एंटीजन, डी एंटीजन तीनों प्रेजेंट है, वो बेटा किसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। इसलिए ए बी पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट और यूनिवर्सल रिसीवर। और डोनेट कौन किसको किया जा सकता है, ओ नेगेटिव को, क्योंकि
ओ नेगेटिव के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है ना डी है, तो इसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बनाएगा ही नहीं। यस और नो? सो आई होप इट इज वेरी शार्पली क्लियर टू यू ऑल। यस और नो? बोलो यार, Yes, डाउट sir. पूछो। सर ये डी फैक्ट, डी वाला एक और क्वेश्चन। क्या डी वाला? सर डी एंटीजन क्या मतलब, क्या समझना है तुझे? मतलब सर क्वेश्चन पूछ। सर ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव? सर ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसीवर है सर, ए बी नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? अरे ए बी नेगेटिव, यही तो केस लिया मैंने बेटा। अगर ये ए बी नेगेटिव तो इसके पास ए एंटीजन है ना, ठीक है? यस सर, यस सर। इसके पास खुद के पास बी एंटीजन है, तो ना तो ये ए एंटीबॉडी बना सकता है ना बी एंटीबॉडी, ठीक है? बट क्या हुआ, आपने सोचा कि ओ इज यूनिवर्सल डोनर, ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, आपने ब्लड ग्रुप दे दिया। आपने ए बी ओ का सिस्टम ध्यान रखा, बट आरएच सिस्टम भी तो साथ में काम कर रहा है, ठीक है? तो आपने सिर्फ अगर एबीओ सिस्टम के हिसाब से तो ठीक है, ओ इज गिवन टू द एबी एक्सेप्टेड, बट जैसे इस इंसान में ओ अपने ओ पॉजिटिव डाला, तो इस बंदे ने, ये बंदा क्या करेगा, ठीक है? इट विल प्रोड्यूस द एंटीबॉडी डी। एंटीबॉडी डी क्या करेगा, इसके आरबीसी को वैसे भी क्लम्प करेगा, है ना? यस सर। इसीलिए जब ए बी निगेटिव है तो वो पॉजिटिव वाले का ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता। मतलब सीधी बात है यार, इफ दिस इज अ नेगेटिव, इट कैन नॉट टेक द पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। यस और नो? है ना? ये नॉर्मल है, इतना सिंपल है, कुछ नहीं है ना? इसीलिए कि बेटा कोई भी, मतलब जब तक वो पॉजिटिव नहीं है, वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कैसे हो सकता है? बिकॉज इफ इट इज नेगेटिव, इट कैन नॉट टेक द पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। यस और नो? सही है? तो इट शुड बी ए बी एंड इट शुड बी पॉजिटिव, देन इट विल बिकम यूनिवर्सल रेसिपिएंट, अदरवाइज कैसे? यस, सिंपल। बहुत बढ़िया। सो नाउ व्हाई आर फॉर्म द डी एंटीजन? आर जीन डी एंटीजन बनाता है, इसलिए आरएच पॉजिटिव होगा, और स्मॉल आर ये अलील है जो डू नॉट फॉर्म डी एंटीजन, दैट इज आरएच नेगेटिव। तो बेटा इसमें जीनोटाइप तो है ना, क्या है? अगर कैपिटल आर है तो पॉजिटिव है, कैपिटल आर स्मॉल आर है तो कंप्लीट डोमिनेंस ये फॉलो कर रहा है। स्मॉल आर है तो बेटा नेगेटिव है, इट्स है ना, नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो, समझाने के लिए मैंने दिया है कि आरएच पॉजिटिव वाला आरएच पॉजिटिव को ब्लड ग्रुप दे सकता है, आरएच निगेटिव वाला आरएच निगेटिव वाले को ब्लड ग्रुप दे सकता है, आरएच निगेटिव वाला आरएच पॉजिटिव को ब्लड ग्रुप दे सकता है, क्योंकि ये कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। बट आरएच पॉजिटिव वाला आरएच निगेटिव को ब्लड ग्रुप नहीं देता, नहीं तो ये एंटीबॉडी डी प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है? दैट्स इट। तो एंटीबॉडी डी कौन प्रोड्यूस कर सकता है, बता सकते हो आप लोग? एंटीबॉडी डी कौन प्रोड्यूस कर सकता है? जो आरएच नेगेटिव है वो। आरएच पॉजिटिव वाला एंटीबॉडी डी प्रोड्यूस करेगा क्या? नहीं, है ना? उसके खुद के पास एंटीजन डी है, तो अपने खिलाफ थोड़ी हथियार बना लेगा वो। सिंपल है ना? इट विल प्रोड्यूस द वेपन टू किल द अदर, अपने जैसे डिफरेंट होगा उसको ही मारेगा। तो एनीवे, नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। देखो, an O blood group child cannot have parent of the blood group। बताओ, यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, इसमें से अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है? और हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। क्या ऑप्शन था? ओके। तो देखो बेटा, यहाँ पे देख लो, है ना, 4 ऑप्शन है दिए हुए। एन ओ ब्लड ग्रुप चाइल्ड कैन नॉट हैव पेरेंट ऑफ द ब्लड ग्रुप। देखो, एक बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है। अब आपको ये देखना है कि इन 4 में से कौन सा कपल 100% गारंटी के साथ उसके माता पिता नहीं है। ए बी ओ, ए ओ, ए बी एंड बी ओ, ये है। सो लेट्स डू दिस, अंडरस्टैंड दिस। देखो, ये पहली केस ले ली हम लोगों ने, ये पहली केस है, चलो, है ना? नाउ इसमें क्या होगा, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप हम लोग हेटेरोजाइगस ले लेते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बता के रखता हूँ, बड़े ध्यान से लिख के रख लो, कि जब भी आपको क्रॉसेस करने होते हैं तो सबसे पहले कभी भी होमोजाइगस मत लेना, है ना? उसको हेटेरोजाइगस ही ले लेना, क्योंकि रिजल्ट जो है तभी आते हैं जब वो, मतलब जो मैक्सिमम रेशियो, पॉसिबल रेशियो, तब दोनों हेटेरोजाइगस है या कोई एक हेटेरोजाइगस है तभी आता है, बराबर है?
होमोजाइगस के केसेस में रेशियोज आपको ऑल टॉल ऑल ये ऐसा आता है। तो इसीलिए क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि देखो वो ब्लड ग्रुप आना चाहिए, तो बेटा हम लोग को हेटेरोजाइगस कंडीशन लेनी है। लेट्स डू इट। अभी ए इंटू बी लिया है, ए इंटू बी लिया मतलब ए ब्लड ग्रुप इंटू बी, दोनों को हेटेरोजाइगस लिया। ए ब्लड ग्रुप आई ए आई ओ, बी ब्लड ग्रुप आई बी आई ओ, ठीक है। ऑब्वियसली इसके दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, ये और इसका भी ये देखो ये वाला बन गया। नाउ इफ यू सी दिस वन, ओके ये सही है सर, ये सही है। तो देखो इसका ये ऐसा बच्चा पैदा हो सकता है जिसका ए बी ब्लड ग्रुप हो, ऐसा बच्चा भी हो सकता है जिसका ए ब्लड ग्रुप हो, ऐसा बच्चा हो सकता है जिसका बी ब्लड ग्रुप हो, और ऐसा भी बच्चा हो सकता है जिसका ओ ब्लड ग्रुप है। मतलब एक बच्चा जिसका ओ ब्लड ग्रुप है उसके माता पिता ए और बी ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं है। करेक्ट है क्या? यस सर। क्योंकि वो पूछ रहा है कैन नॉट हैव, तो ये तो है बेटा, ये पेरेंटल है उसका कपल। नाउ सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है बेटा? सेकंड वन इज ए एंड ओ। अभी ए एंड ओ को देखो, यहाँ पे क्या है, इसका हमें हेटेरोजाइगस ले लिया आई ए आई ओ। यहाँ पे देखो ये तो आई ओ होगा। अगर ऐसा है तो देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ये वाला बंदा जो है ये ए ब्लड ग्रुप का होगा बच्चा, और ये होगा ओ ब्लड ग्रुप का। मतलब कि ओ ब्लड ग्रुप का बच्चा है तो उसके माता पिता का ब्लड ग्रुप ए एंड ओ हो सकता है, इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं है। करेक्ट है? ठीक है, ओके। राइट नाउ तीसरी चीज यहां देखो, ये देखो बच्चों, आई ए आई बी, ये चीज आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, आई ए आई बी के केस में आपको नोटिस करने को मिल रहा है ना, और आई ओ आई को आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में आपको नोटिस करने को मिलता है, ये देखो यहां पे इसका ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, ठीक है, या तो बेटा इसका ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ए बी ब्लड ग्रुप मतलब ओ आने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब बच्चा का ब्लड ग्रुप ओ कभी हो ही नहीं सकता इफ इट इज ए बी एंड ओ। ठीक है, तो इस केस में हम लोगों को डेफिनेटली ये देखने को मिलता है ए बी इंटू ओ, दैट्स इट। So that is what the point we have to understand here, IA, IO and IB, IO, ये possibility हमको देखने को मिलती है। ठीक है, so A as well as what the B. Now this is very simple that you have to understand. ठीक है, A और B. So देखो definitely बेटा यहाँ पे हमें ये हमारा आंसर आ गया, तो definitely बेटा ये वाला जो है हमारा आंसर है। इसमें कभी भी पॉसिबल नहीं है कि O ब्लड ग्रुप का बच्चा पैदा हो। इसमें भी हो सकता है, क्योंकि देखो ये बी है और ये ओ है, इसका मतलब अगर आप इसको करके देखोगे तो यू विल गेट इट, जैसे कि ये है बिल्कुल वैसा ही आएगा, बी ब्लड ग्रुप आएगा और ओ ब्लड ग्रुप आएगा। इफ इट यू टेक द बी एज ए हेटेरोजाइगस एंड द आई ओ डेफिनेटली होमोजाइगस होगा। गॉट इट? सबको आ गया, समझ गए? यस सर। बहुत बढ़िया, लेट्स गो अहेड। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। If all the four types of the blood group are present in children of a family, if all the four types of the blood groups are present in children of a family, then what will be the blood group, phenotype and genotype of their parents? तो ये पता चल रहा है कि उनको जितने भी बच्चे हैं, है ना, किसी का ए ब्लड ग्रुप है, किसी का बी है, किसी का ए बी है और किसी का ओ है। मतलब बेटा चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप आने की चांसेस कब है? बताओ ना कब है? 1:2:1 रेशियो जब आएगा तभी ना। ये कब हो सकता है? जब दोनों ही ए और बी के लिए हेटेरोजाइगस हो तभी होगा। सो आंसर है कि जब दोनों ही ए और बी ब्लड ग्रुप के होंगे, ये वाला और ये वाला ब्लड ग्रुप हमें मिलेगा, तो ही पॉसिबल है। आप करके देख सकते हो, जस्ट है ना, ये आप करके देख सकते हो। ये वाली जो चीज है ना बेटा, ये पहले वाला क्रॉस है, यही तो क्रॉस है ना। देखो ए बी ब्लड ग्रुप का बच्चा भी हो सकता है, ए का भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। कब हो सकता है? जब दोनों ए बी और दोनों हेटेरोजाइगस है तभी। यस और नो? सो दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट वन, if a person with a blood group marry with a person of AB blood group, now simple, if a person with a blood group marry with a person of AB blood group, then which blood group in their child indicate that
मैन इज हेट्रोजाइगस फॉर ए ब्लड ग्रुप। चलो करो और बताओ, बताओ आंसर बोलो यार। If a person with a A blood group married with a person of the B blood, AB blood group, then which blood group in their child indicate that man is heterozygous for A blood group? IA, IB. भाई क्या आंसर होगा रे? सर AB. AB क्या होता है? If a person with a A blood group marries with a person of the AB blood group, पेन पेपर लेके करके देखो, ऐसे तो है ना, आप कितना भी माउथ पब्लिसिटी करोगे उसका कुछ नहीं होने वाला है। जस्ट यूज योर पेन एंड पेपर एंड सॉल्व इट। यू हैव टू डू इट इफ अ पर्सन विद द ए ब्लड ग्रुप। देखो एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसकी शादी ऐसे पर्सन के साथ हुई जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है। तो हमें तो ढूंढना ये है कि जो पर्सन ए है ना, मतलब मान लेते ए इज अ फादर, तो वो ए हेटेरोजाइगस है, मतलब IAIO है। ये कैसे पता लगाओगे आप? करके देखो, यूज योर पेन पेपर ब्रेन एवरीथिंग। सर इसमें ब्लड ग्रुप बताना है। क्या? सर इसमें ब्लड ग्रुप बताना है ना? ब्लड ग्रुप, हाँ। बच्चे का ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा जो इंडिकेट करेगा कि फादर ए हेटेरोजाइगस है? फिर IOIA। अरे ब्लड ग्रुप बताना है मेरे भाई, जीनोटाइप नहीं। सर A. सर A। ए कैसे आएगा? सर वो क्रॉस किया IAIO और IAIB के साथ। क्यों किया IAI और IAIB के साथ क्रॉस क्यों किया? क्योंकि एक कपल देखो ए ब्लड ग्रुप का है, दूसरा कपल AB ब्लड ग्रुप का है, बीबी का ब्लड ग्रुप AB है, तुम बेटा दूसरी किसी के साथ क्रॉस करा रहे हो, ये तो सही नहीं है ना। नहीं सर, A का हेट्रोजाइगस है तो IAIO लिया और AB का IAIB। हाँ तो ऐसा बोलो ना, तो फिर क्या आएगा रिजल्ट? सर मुझे लगता है A ब्लड ग्रुप। इट्स अ सिंपल लॉजिक। हमें क्या पता करना है कि ए हेटेरोजाइगस है कि नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ए को होमोजाइगस लेके भी तो क्रॉस करके देखना है। इफ यू टेक IAIA एंड IAIB, व्हाट यू विल गेट? सर A एंड B, ब्लड ग्रुप A एंड ब्लड ग्रुप B। तो बच्चों देखो, बड़ी सिंपल बात है यार, ये क्वेश्चन कितना सिंपल है। अगर आप, ठीक है, ए को हेटेरोजाइगस मानते हो, ठीक है, तो बेटा आपको तीन प्रकार के बच्चे देखने को मिल सकते हैं, या तो ए ब्लड ग्रुप, या तो बी ब्लड ग्रुप, या तो AB ब्लड ग्रुप, क्योंकि ये तो फीमेल AB है, ठीक है। तो हमें ये तीन पॉसिबिलिटीज मिलती है। इफ यू टेक दिस हेटेरोजाइगस एंड दिस हेटेरोजाइगस, यू विल गेट दिस, दिस एंड दिस। बट अगर आप, है ना, फादर को सिर्फ होमोजाइगस मानते हो, मतलब IAIA, तो आपको सिर्फ दो ही प्रकार के बच्चे देखने को मिलेंगे, या तो A ब्लड ग्रुप के, या तो AB ब्लड ग्रुप के। इसका मतलब आंसर क्या है बच्चा? B ब्लड ग्रुप। अगर B ब्लड ग्रुप बच्चों में दिख रहा है तो इसका मतलब है कि जो फादर है वो हेटेरोजाइगस फॉर A ब्लड ग्रुप है। ये क्वेश्चन है बेटा। आर यू क्लियर? यस सर। और बाकी लोग कुछ बोलो भी, है सर ना, यहाँ समझ कोई में नहीं आ रहा। प्रवचन थोड़ी चल रहा है रे, हैं? ये क्या प्रवचन है? आत्मा से परमात्मा का मिलन, आपको बोलना है भाई, माइक दिया है उधर, अनम्यूट कर सकते हो उसको, है ना। क्या है ये? ऐसे साइलेंट बैठे हो पेन एंड पेपर लेके। और यहाँ पे मुद्दा क्या है बच्चों? इफ यू आर नॉट गेटिंग, यू हैव टाइम टू आस्क मी। मैंने पूछो ना यार, मैं 10 बार बताऊंगा, आप पूछोगे तो ही ना, नहीं तो कैसे होगा? You have to open your mouth unless and until, है ना, you will ask something. How can I tell you? Just ask me.
है ना, मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि सबको आना चाहिए, और ये एक बार आ गया ना तो इसमें स्कोर करना बहुत आसान है। और जो भी पेपर आ रहे हैं अभी, एनटीए जो बना रहा है उसमें ये सब पूछते हैं यार। मतलब क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी है, पहले जेनेटिक्स के इतने क्वेश्चन नहीं आते थे, बट जब से एनटीए ने पेपर बनाना शुरू किया है तो जेनेटिक्स का प्रोपोर्शन बढ़ा दिया है। ठीक है, और ये सब बहुत इजी होते हैं, आपको सिर्फ पेन एंड पेपर से, ये उतना मुश्किल भी नहीं है जैसे कि बहुत हार्ड एंड फास्ट थर्मोडायनामिक्स से कोई तो न्यूमेरिकल्स आप लगा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं, इट्स सो सिंपल। इग्नोरेंस से बहुत प्रॉब्लम होता है, इग्नोरेंस से हमें, है ना, बहुत प्रॉब्लम होता है। आता नहीं है, इंटेलिजेंस है सबके पास, बट इग्नोरेंस इज द, है ना, एनिमी। सो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नॉर्मल है। क्वेश्चन यही पूछा है कि पर्सन का ब्लड ग्रुप दिया है यार ए, दूसरे पर्सन का भी दिया है ए बी, उन्होंने ये पूछा है कि बच्चे का ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा जिससे ये साबित हो जाए कि जो बच्चा है, जो है ना, मतलब जो फादर है ना, जो ए ब्लड ग्रुप वाला है वो हेट्रोजाइगस है। तो आंसर है बी, क्योंकि जब वो होमोजाइगस होगा तो हमें बी ब्लड ग्रुप का बच्चा मिल ही नहीं सकता। ठीक है, और दैट्स इट, दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। यस, Yes, sir. है ना। देखो इसके बाद जो पोर्शंस आने वाले हैं वो थोड़े से टफ हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले ही आपको आगाह कर दिया है कि आप सिर्फ म्यूट स्पेक्टेटर बन के अगर आओगे बच्चों, ठीक है, इफ यू आर गेटिंग एंड यू डोंट वांट टू स्पीक, इट्स ओके। ठीक है, बट वेन एवर आई एम आस्किंग द क्वेश्चन एंड ना आंसर, तो उस वक्त तो आपको आंसर देना है यार, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल स्पेक्टेटर बन के आओ और चले जाओ। ठीक है, सो एनीवे, तो दिस इज वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल थिंग नाउ। अच्छा, ये तो आंसर आ गया यार, बी ब्लड ग्रुप चाइल्ड सजेस्ट द मैन इज हेटेरोजाइगस फॉर ए ब्लड ग्रुप। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, सी अ बी ब्लड ग्रुप लेडी हैव एन ओ ब्लड ग्रुप चाइल्ड। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। A B blood group lady have an O blood group child and she is blaming on an AB blood group person for her child, whether her blame is true or false. बताओ, एक बी ब्लड ग्रुप लेडी है, उनके हाथ में एक ओ ब्लड ग्रुप का बच्चा है, ठीक है, और वो बोल रही कि मैं इसकी मदर हूं, और एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, उसको वो ब्लेम कर रही है कि वो उसके पापा है। ठीक है, सो क्या उसका ब्लेम सही है या गलत? इजी, बताओ। False. फॉल्स है, क्योंकि हमने पहले ही क्वेश्चन में सॉल्व किया। क्या सॉल्व किया कि अगर किसी भी बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, यहाँ पे है ना, इफ द ओ ब्लड ग्रुप बच्चा इज देयर, तो है ना, ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो पॉसिबल ही नहीं बेटा। ए बी ब्लड ग्रुप वाले को कभी भी ओ ब्लड ग्रुप वाले बच्चा हो ही नहीं सकता। इज इट क्लियर? सो इसका आंसर है डेफिनेटली ये फॉल्स है, आंसर इज फॉल्स। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू आंसर, है ना, बिल्कुल सही है बेटा, ये फॉल्स है, पक्का ट्रू नहीं हो सकता, है ना, ब्लेम फॉल्स। लेट्स, देयर इज एन अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इन टोबैको। अब ये चीज मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो था उसमें भी बताया था, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। अभी सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये नॉर्मल है कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब ही होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया जा रहा है कि नहीं, है ना, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी को अवॉइड किया जा रहा है। जब एक ही प्रकार के अलील, है ना, पोलन ग्रेन में भी होंगे और एग सेल में भी होंगे, तो बेटा पोलन जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता। सो इट इज द वे, है ना, unability of pollen grain to germinate on the stigma of the same flower or the other flower of the same plant. तो सेल्फ पॉलिनेशन को पूरी तरह से बेटा निग्लेक्ट किया जाता है, अवॉइड किया जाता है बाय दिस मैकेनिज्म, जेनेटिक मैकेनिज्म। अब इसको डिसाइड करने के लिए जो जीन है उसको हम लोग एस जीन कहते हैं, ठीक है, और इस एस जीन के किसी प्लांट में 4 अलील होते हैं, किसी स्पीसीज में 5 अलील होते हैं, किसी में 6 अलील होते हैं। तो
इट कैन वेरी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से हम लोग 4 एलील वाला कंसेप्ट लेते हैं, S1 S2 S3 S4, ऐसे 4 एलील लिए बच्चों। अभी टोटल पॉसिबल जीनोटाइप कितने होंगे, इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4+1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10। तो बेटा 10 पॉसिबल जीनोटाइप हमको देखने को मिलते हैं। कितने मिलते हैं बेटा, 10 पॉसिबल जीनोटाइप हमें देखने को मिलते हैं। बराबर है, यस और नो, करेक्ट है क्या? 10 पॉसिबल sir. जीनोटाइप है ना, टोटल पॉसिबल जीनोटाइप इज 10। अच्छा, उसमें से 4 जो है वो एक दूसरे से इनकॉम्पेटिबल है, जैसे कि S1 के साथ में कभी फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, S2 के साथ में, मतलब पोलन ग्रेन में भी S1 है और एक सेल में भी S1 है, तो नॉट पॉसिबल फर्टिलाइजेशन। मतलब अगर ये 4 है ना, ये कभी भी आपको बेटा पॉपुलेशन में देखने को ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये होते ही नहीं, कभी आते ही नहीं क्लोज, कभी होता ही नहीं फर्टिलाइजेशन इसमें। इसीलिए पॉपुलेशन में आपको एग्जैक्ट कितने जीनोटाइप देखने को मिलते हैं, ओनली 6। कितने लोगों को समझ में आया? ये होते ही नहीं रहे, ये बनता ही नहीं ना, क्योंकि S1 जैसे आया है, इधर एक में भी S1 है, उधर भी S1 है, नहीं भाई, नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज होती है S1 S1 S2 S2 S3 S3 S4 S4, ये पॉसिबिलिटीज आपको कभी पॉपुलेशन में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता यार। जैसे S1 ऊपर भी है, S1 नीचे भी है, मेल में भी S1 है, फीमेल में भी रिजेक्ट, रिजेक्ट है तो बच्चों में S1 आएगा कहाँ, पॉपुलेशन में S1 कहाँ से होगा, नहीं होगा। तो पॉपुलेशन में सिर्फ 6 ही मिलेंगे आपको, 4 माइनस कर दिया हमने, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप व्हेन 6 एलील आर प्रेजेंट, जब 6 एलील होंगे तो बेटा कितने जीनोटाइप मिलेंगे, देखो नंबर ऑफ जीनोटाइप 6 × 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 21 - 6, तो बेटा 15 मिलेंगे। अभी 6 क्यों माइनस किए, फिर वही पॉसिबिलिटी है। देखो S1 नहीं मिलता, S2 नहीं मिलता, S3 S4 ये तो 6 गायब हो गए, तो इसीलिए जो 21 मिले हैं उसमें से मैंने 6 माइनस करा दिए, तो सिर्फ 15 पॉसिबल जीनोटाइप आपको पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? पूछ लो, Yes, sir. है ना। तो देखो ये पॉइंट बड़ा ही सिंपल है यार। सो नाउ इफ वी हैव दिस S1, है ना, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज है। नाउ देखो ये भी कंसेप्ट हमने पढ़ा कि यहाँ पे देखो ये प्लांट है यार बच्चों, यहाँ पे देखो, नोटिस करो ये प्लांट है मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये है प्लांट, इसमें क्या दिख रहा है आपको, S1 S2। अब इसके डेफिनेटली बेटा पोलन ग्रेन भी S1 S2 ही बनेंगे ना, एंथर में भी S1 S2, फीमेल के सेक्स ऑर्गन में भी S1 S2, तो ऑब्वियसली बेटा इसका सेल पॉलिनेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि S1 S1 के साथ, है ना, आएगा ही नहीं, S2 S2 के साथ आएगा नहीं, जर्मिनेट होगा नहीं, तो ए में तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी पूरी तरह से है। नाउ चलो एक और केस ले लेते हैं, बी केस लेते हैं। बी में क्या है, एक फीमेल है, गैमेटोफाइट में आप S1 S2 देख रहे हो, मतलब यहाँ पे देख लो, ठीक है, जो गायनोशियम है उसमें, सॉरी गैमेटोफाइट नहीं, गायनोशियम में S1 और S2 है, तो होगा क्या, ऑब्वियसली बेटा ये दूसरा प्लांट है, तब भी इसमें ना तो, है ना, यहाँ पे हो ही नहीं सकता, ये दूसरा प्लांट है या एक ही प्लांट के ऊपर दूसरा फ्लावर है, बट दोनों में अगर S1 S2 है तब भी बेटा इनमें फर्टिलाइजेशन हो नहीं सकता, पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होगा। होगा क्या, नहीं होगा। मतलब बी के केस में 100% रिजेक्शन हो गया भाई, क्योंकि बी भी S1 S2 और पोलन ग्रेन भी S1 और S2 है यार। हैप्लॉइड बनते हैं ना, 2 प्रकार के पोलन ग्रेन बनेंगे, एक S1 होगा एक S2 होगा, एक एक एलील लेके आएंगे। देखो यहाँ पे दूसरी केस ले लिए सी हम लोगों ने, उसमें क्या हुआ कि ये तो पैरेंट तो वही है बेटा, S1 और S2 पोलन ग्रेन आए, है ना, S1 और S2 पोलन ग्रेन आए, बट ये जो गायनोशियम है वो S2 S3 है, तो बेटा S2 S2 तो रिजेक्ट हो गया, बट S1 और S3 रिजेक्ट नहीं होता। तो इस चक्कर में क्या है कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, मतलब S1 वाला पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, बट S2 वाला पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि ये मैच कर रहा है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे बच्चों 50% रिजेक्शन है। अब देखो ये वही प्लांट है जिससे S1 और S2 एलील वाले जो पोलन ग्रेन हमें मिले हैं। अब देखो ये जो गायनोशियम है उसमें S3 और S4 है यार, मतलब बिल्कुल अलग है, मतलब 100% क्रॉस पॉलिनेशन है यार, ये है कि नहीं, दूसरा ही प्लांट है एक अपने स्पीसीज का। तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे S1 भी जर्मिनेट होगा, S2 भी जर्मिनेट होगा, क्योंकि इसको, है ना, ये मिल नहीं रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको 100% एक्सेप्टेंस देखने को मिलता है। तो दिस इज वे मल्टीपल एलिलिज्म कैन बी, है ना, सीन।
अब ये कंसेप्ट आपका वहां का है एक्चुअली, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। यहाँ पे हम मल्टीपल एलेलिज्म में भी उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमें ये हमेशा समझना है कि चाहे पॉपुलेशन में एक जीन के कितने भी 1000 अलील क्यों ना हो, बट एक डिप्लॉइड में, है ना, एक डिप्लॉइड सेल में सिर्फ 2 ही अलील होते हैं। ओनली 2 अलील्स कैन बी प्रेजेंट इन एन टू एन इंडिविजुअल। मतलब यहाँ पे भी देख सकते हो S1 S2 ही है, या S2 S3 है, या S3 S4 है। तो पॉपुलेशन में तो 6 अलील है भाई, 6 अलील है पॉपुलेशन में, बट क्या बेटा एक इंडिविजुअल में तो ये 2 ही होते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल पॉइंट है। ऑल अलील्स आर म्यूटेंट ऑफ वाइल्ड टाइप। ये मैंने आपको समझाया यार, वाइल्ड टाइप होता है ना, ओरिजिनल टाइप, है ना, जो नॉर्मली पाया जाता है, उसके ही म्यूटेशंस होते हैं, इसलिए उनको म्यूटेंट बोलते हैं। सो ऑल अलील्स आर म्यूटेंट ऑफ ए वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप की बेटा ये म्यूटेंट है। देन देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, क्रॉसिंग ओवर सॉरी, क्रॉसिंग ओवर इज नॉट पॉसिबल बिटवीन एलील्स ऑफ द सेम जीन। देखो यार, एक गाड़ी है, एक कार है, वो है ना, वो अपने आप को ओवरटेक नहीं कर सकती, है ना। एक कार दूसरे कार को ओवरटेक करेगी, मतलब देखो अलील तो एक ही लोकस पे है ना। तो क्रॉसिंग ओवर जब हम पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको ये कंसेप्ट फिर से बताऊंगा, तब आपको समझ में भी आएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे स्टेटमेंट है कि क्रॉसिंग ओवर इज नॉट पॉसिबल बिटवीन द अलील्स ऑफ द सेम जीन। मतलब एक ही जीन के जो अलील होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। ठीक है, उनमें क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल भी नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, ये वाला जो कंसेप्ट है क्रॉसिंग ओवर का, ये एकदम से आपके ध्यान में नहीं आएगा। जब हम लोग क्रॉसिंग ओवर वाला कंसेप्ट देखेंगे ना खुद से, तब आपको ये क्लियर होगा, है ना। जब हम लिंकेज में देखेंगे, देन आई विल टेल यू ओके ये है, मैंने ये कहा था मल्टीपल एलील्स में ये नहीं होता है। ठीक है, तो दैट टाइम आई विल स्टडी। अभी एक जो है एलिलिक इंटरेक्शन का आखिरी पोर्शन बचा हुआ है। ठीक है, आखिरी नहीं है, 2 और है, एक है लीथल जीन और एक है प्लियोट्रोपिक जीन, जो हमने थोड़ा देर पहले मैंने उसके बारे में बात की थी। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसी पे रोकते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग लीथल जीन से शुरू करेंगे। ठीक है, और बाकी नॉन एलिलिक इंटरेक्शन तो अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कुछ अलग ही कंसेप्ट है। ठीक है, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है, 2 जीन के इंटरेक्शन है, ठीक है, जो बिल्कुल डिफर करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। हाँ, एक और पॉइंट है कि मैंने आपको नोट्स भेजे हैं। ठीक है ना, नोट्स भेजे हैं ना, आपने देखे क्या? यस और नो? अरे सॉफ्ट कॉपी भेजिए ना सबको, उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन दोनों के नोट्स है ना, अपने IITs हब के सॉफ्ट कॉपीज है। इफ यू हैव नॉट, है ना, डाउनलोडेड इट, जस्ट डाउनलोड इट। यस।